काम दोस्तों होता है, उसमें मैंने आपको एक एमआरएस पद्धति पढ़ाई थी, आपकी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मैंने आपको उसकी खास बातें जो है कि क्या उसके कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आपकी, उसमें मैंने कहा नोट इशू करना काम दोस्तों होता है, उसमें मैंने आपको एक एमआरएस पद्धति पढ़ाई थी, आपकी मिनिमम रिजर्व सिस्टम पद्धति पढ़ाई थी। 200 करोड़ रुपए का सामान रखना पड़ता है, इसमें गोल्ड होता है 115 करोड़ रुपए का, इसके अलावा 85 करोड़ रुपए का होता है आपके जो फॉरेन करेंसी है, डॉलर, पाउंड, येन, युआन, ये सारी करेंसी उसमें होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि नोट इशू करना, बैंक का बैंक होना, आपके बैंक को कभी लोन चाहिए तो वो लोन प्रदान करना, ये सारे काम आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना काम सीखा है, इसके लिए मैंने कहा पहले एक्ट था FERA 1973 था, अब वो एक्ट का नाम जो है FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आपका हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा आपसे इसके अलावा जो आपके कार्य हैं इसके, तो इस जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है वो भी इसी का काम होता है, ठीक है। फिर दोस्तों हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की ओर, तो मैंने आपसे कहा इसको बनाने के लिए हमने जो देखो हमारे मार्केट में जो मनी का फ्लो है उसको रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए होती है, और हमने उसको बनाने के लिए जो है एक कमेटी बनाई जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC उसका नाम था। 6 मेंबर थे, RBI गवर्नर उसके अध्यक्ष होते हैं, हर 2 महीने में अपना रिव्यू पेश करती है वो आपके, और इसका टारगेट है कि भाई 4 + -2% मतलब 2% से लेकर 6% जो है इसके बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए, इससे कम नहीं हो, इससे अधिक नहीं हो, यह जिम्मेदारी MPC की होने वाली है। इसी के लिए उसको 2016 के अंदर अपॉइंट किया, ठीक है। वहां दोस्तों मैंने कहा आपसे कि भाई उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो उसके लिए टूल्स चाहिए होते हैं, उसमें एक टूल्स होता है जो क्वांटिटी को कंट्रोल करता है आपके, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं, और एक होता है कौन सा आपके क्वालिटी वाला होता है आपके, मैंने कहा ठीक है। क्वांटिटी वाले हमें सारे पढ़ने हैं जिसमें आपके बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इसके अलावा आपके MSFR है, इसके अलावा OMO है, ये सारी हमें पढ़नी पड़ेंगी हमारे एग्जाम के हिसाब से। बाकी दोस्तों क्रेडिट का राशनिंग करना है, नैतिक दबाव डालना हो, ये सारा कौन सा, सारा आपके क्वालिटेटिव के अंदर आता है, गुणात्मक के अंदर आता है। फिर मैंने आपसे कहा हम दोस्तों रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट जो है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF कहते हैं, क्योंकि ये तरलता को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तरलता मतलब परचेजिंग पावर, आपकी जेब में कितना पैसा है वो आपकी तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है। फिर मैंने आपसे कहा रेपो रेट क्या होता है आपके, जब दोस्तों बैंक आपके RBI से लोन लेता है तो जिस दर पर आपके RBI बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है उस दर को बोलते हैं रेपो रेट, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट दोस्तों, इसी को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा रेपो रेट से बढ़ता है तो आपके तो क्या होगा, तो लोन जो है महंगा हो जाएगा, लोन महंगा होगा तो आप और मैं जो लोन की डिमांड कम करेंगे। अगर दोस्तों हम लोग लोन कम लेंगे तो हमारी परचेजिंग पावर जो है, हमारी जेब में पैसा कम दोस्तों होगा। अगर आपकी मेरी परचेजिंग पावर कम होगी, जेब में पैसा नहीं होगा, तो हम जो है बहुत सारी वस्तुओं की डिमांड नहीं करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे खुद के ऊपर, और तो हम वस्तुओं की डिमांड नहीं करेंगे तो उनकी प्राइस जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो अगर हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो तो हमें रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वही दोस्तों इन्वर्स करें तो रेपो रेट कम कर दूं मैं, तो रेपो रेट कम करने की स्थिति में जो बैंक है उसका लोन सस्ता हो जाएगा। तो लोन सस्ता होगा तो मैं लोन की डिमांड अधिक करूंगा दोस्तों, लोन की डिमांड करूंगा तो मेरी जेब में पैसा आएगा, मतलब मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी दोस्तों, और अगर मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मैं वस्तु की डिमांड करूंगा मार्केट के अंदर, और अगर वस्तु की डिमांड करूंगा तो उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर मुझे इकोनॉमी को मंदी से बाहर निकालना है तो वहां दोस्तों मुझे जो है वहां पर मुझे रेपो रेट को कम करना पड़ेगा। इतनी बात हम लोग कल कर चुके हैं, कितनी सी कम मिनट के अंदर मैंने आपको सब कुछ रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब लिखिए आप नंबर सेकंड लिखिए रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट RRR, जो कहानी कल पढ़ी है वही कहानी यहां पर दोबारा रिपीट होने वाली, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्स लिखना, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट, ये आपको नोट करना है। एक होती है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, जिसको हम बोलते हैं RRR कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों रेपो रेट में बैंक दोस्तों उधार किससे ले रही थी, आपके RBI से उधार लेने जा रही थी, ठीक है। यहां देखिए यह साथियों बैंक कौन सी है, यह बैंक हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यह दोस्तों बैंक कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी बैंक, ठीक है। और ये दोस्तों मान लीजिए बैंक कौन सी आपकी, ये हमारी आपकी बैंक नॉर्मल बैंक जो है, आप मान लीजिए HDFC बैंक आपके सामने यहां पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि इसके पास वो पैसा जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए इसके पास में 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये कोई काम का नहीं। देखो बैंक का काम होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और प्रॉफिट कहां से आएगा उसका, जो उसको ब्याज प्राप्त होता है वो प्रॉफिट दिलाता है, ठीक है। अगर दोस्तों इस रुपए को लेने वाला कोई भी नहीं है तो बैंक के पास ये पैसा खराब पड़ा हुआ है, कोई दोस्तों यूज का पैसा नहीं है, तो फिर दोस्तों बैंक क्या बोलता है, बैंक बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऐसा कीजिए आप हमसे जो है वो कुछ लोन जो है उधार ले लीजिए, ठीक है। आप हमसे जो 100 रुपया है इसको आप उधार ले लीजिए, ठीक है। तो बैंक कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि आप ऐसा कीजिए, भाई आपके पास तो बहुत सारे कस्टमर है, सॉरी, तो बैंक कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके पास बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारा काम है, आपको पैसा चाहिए, तो ऐसा कीजिए हमारे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो आप इसको उधार ले लीजिए ना। भाई साहब 2 बार आ गई, अब ठीक होगा, ठीक है। अब दोस्तों RBI कहता है ठीक है ले लेंगे ना। बैंक कहता है एक बात बताओ पापा जी, जब हमने आपसे पैसा मांगा था तो आपने हमसे इंटरेस्ट लिया था, इसको आपने रेपो रेट कहा था, तो RBI बोलता है ठीक बात है, तो हमें भी कुछ इंटरेस्ट दो जिससे हमारा घर बार चल सके, ये 100 रुपए हमारा खराब नहीं जाए, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों आपकी इस 100 रुपए के बदले में आपके इसको दोस्तों एक निश्चित ब्याज की दर देने वाली है, तो ये जो ब्याज देने वाली है इस ब्याज की दर होगी ये कहलाएगी रिवर्स रेपो रेट, कहलाएगी रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। जब दोस्तों बैंक RBI को कुछ धन उधार देता है या RBI के पास में अपना धन जमा कराता है तो उसके एवज में RBI द्वारा बैंक को दिया गया ब्याज जो है जिस दर पर देता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ रसगुल्ला, यहाँ दोस्तों जो आपके ब्याज देने वाला कौन, आपकी RBI, ठीक है। मजबूरी किसकी है, मजबूरी दोस्तों इसकी है, इसकी मजबूरी नहीं है, कभी भी दोस्तों पिता की मजबूरी नहीं होती है, बेटा की मजबूरी है ना, इसी के पास दोस्तों पैसा है नहीं, करेगा मजबूरी में जी रहा बेटा, तो मजबूरी इसकी है दोस्तों। तो ये कहता है कि हम ऐसा करते हैं, आपने हमसे कल जो है 6% ब्याज दिया था रेपो रेट में, तो आप आज हमें आप भी 6% ब्याज दे दीजिए, मामला बराबर हो जाएगा। RBI बोलता है ये पकड़ तेरा 100 रुपया घर निकल गया, अपने घर निकल, 6% क्यों दूं मैं आपको, मैं तुझे केवल 4% दूंगा, अगर तुझे देना हो पैसा दे दे वरना अपने घर ले जा, ठीक है। तो बैंक बोलेगा ठीक है माई बाप जो हाथ में वही चीज हो। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम दोस्तों होती है, क्योंकि तय करने का काम किसका है, तय करने का काम आपकी RBI का है कि रेपो रेट क्या होगी, रिवर्स रेपो रेट क्या होगी। तो RBI जो है अपनी ओर से पैसा कम जाए इसके लिए रिवर्स रेपो रेट कम रखता है रेपो रेट की तुलना में। तो पहले तो आप क्या कीजिए, पहले तो आप देखिए डेफिनेशन लिखिए, आपके लिखिए जब जब बैंक जब बैंक अतिरिक्त धन को जब बैंक अतिरिक्त धन को RBI के पास जमा करता है तो इसके एवज में RBI द्वारा जिस ब्याज दर पर बैंक को ब्याज देता है उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि रिवर्स रेट जो है, सॉरी रेपो रेट जो है वो ऑलवेज रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगी, ठीक है, हमेशा।
रेपो रेट जो है वो हमेशा जो रिवर्स रेपो रेट है उससे अधिक होगी। आप समझ चुके होंगे क्यों दोस्तों होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई को पैसा प्राप्त होने वाला है तो वो चाहेगा अधिक से अधिक प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ दोस्तों आरबीआई देने वाला है तो वो चाहेगा कम से कम दे, तो इसलिए रेपो रेट की वैल्यू हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आइए वहीं आइए दोबारा से। अब देखिए या तो मैं रिवर्स रेपो रेट को कम करूंगा, ठीक है, या बढ़ाऊंगा। देखिए पहला पॉइंट लिखिए, अगर दोस्तों रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए एक बार समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ दोस्तों मान लीजिए ये हमारा ग्राहक हो गया, ठीक है, ये बैंक हो गई है और ये आरबीआई हो गया, समझिएगा मेरे साथ में, ये बैंक हो गया, ठीक है। मैंने दोस्तों आपसे यहाँ पर ये कहा कि दोस्तों यहाँ पर आपके तो बैंक जो है आपके इसके पास मान लेते हैं 100 रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है, और यह 100 रुपए जो है वो यहाँ लेकर चला गया, ठीक है, और मान लीजिए इसके बदले में इसको 4% क्या मिल रहा है, ब्याज दर मिल रहा है, रिवर्स रेपो रेट प्राप्त हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा करते हैं, इसके पास में दोस्तों ऐसा करते हैं कि रिवर्स रेपो रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट जो है इसको हमने कर दिया 7%, इसको हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि इसके पास 100 रुपए था और मान लेते हैं कि इसने इसके अलावा 100 रुपए जो है इसको दिया हुआ था, इसको दिया हुआ है 100 रुपए जो है इसने ये आगे बांट रहा है लोन के रूप में, और यहाँ पर भी 7% ब्याज दर दे रहा था। इस कंडीशन के अंदर 100 रुपए आगे बांट रहा था और यहाँ पर भी 4% जो ब्याज है वो दोस्तों इनसे 7% ब्याज दर इनसे ले रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट 7% हो चुकी है, मतलब दोस्तों ये बैंक अगर आगे पैसा देता है तो भी 7% मिलेगा ग्राहक से, और इधर देता है तो भी 7% मिलेगा। पर मुझे आप बताओ रसगुल्ला सिक्योरिटी कहाँ दोस्तों होगी, इधर तो सिक्योरिटी आरबीआई है आपके, ये आपका पैसा लेकर थोड़ी भागेगा दोस्तों, सिक्योरिटी यहाँ अधिक होने वाली है, तो ये बैंक चाहेगा कि आगे पैसा कम दे और ये पैसा इधर दे देना। यहाँ दोस्तों हो सकता है कि 100 में से 90 वापस आए, 10 वापस आपका आए नहीं, पर यहाँ 100 के 100 आपको वापस आएगा, सिक्योरिटी आपके पास में है। तो दोस्तों यहाँ तो कंडीशन में आपकी 100 रुपए जो इसको दे रहा है आपके, इसको भी वो इधर मोड़ देगा, इसको भी वो इधर मोड़ देगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में बैंक से जो ग्राहक को लोन जा रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा उसने यहाँ मोड़ दिया, क्योंकि उसको यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, यहाँ पर उसको अच्छी खासी ब्याज मिल रही है और इसके साथ में सिक्योरिटी मिल रही है किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो अपना पैसा इधर डाइवर्ट कर देगा दोस्तों, इधर पैसा नहीं जाएगा तो वही बात होगी, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा आपकी परचेजिंग पावर कमजोर हो जाएगी, आप वस्तु की डिमांड नहीं करोगे, डिमांड नहीं करोगे तो प्राइस जो है आपकी अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। वही बात घूम के वापस आ गई। तो आप लिखिए मेरे साथ में, अगर दोस्तों रिवर्स रेपो अधिक हो गया आपके तो बैंक द्वारा ग्राहक को दिए जाने वाला लोन कम हो जाएगा। क्यों? आरबीआई के पास अधिक धन जमा कराएगा, वहां सिक्योरिटी है कि पैसा वापस आएगा, यहां सिक्योरिटी कम होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ग्राहक की फैन बंद कर दे, ग्राहक की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में ग्राहक की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अगर दोस्तों ग्राहक की परचेजिंग पावर कम होगी तो वो वस्तुओं की डिमांड नहीं करेगा, तो वस्तुओं की डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर वो वस्तुओं की डिमांड कम होगी तो यहाँ पर कीमत भी कम हो जाएगी, और कीमत कम होगी मतलब क्या करना है, मतलब आपकी जो मुद्रास्फीति है उस पर कंट्रोल, जो मुद्रास्फीति है उस पर नियंत्रण होगा, ठीक है। तो मुद्रास्फीति है उस पर नियंत्रण होगा, आपको ध्यान रखना है। अब इसका उल्टा करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अगर मैं कहूं आपसे कि रिवर्स रेपो रेट जो है ये कम हो जाए, सोचिए रिवर्स रेपो रेट कम दोस्तों हो जाए, सोचिए यही दोस्तों आपके आरबीआई था, यही बैंक था, ऐसे बनाया कीजिए हर बार आप ना। आप लोग शॉर्टकट ढूंढते हो हर चीज में, सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, सफलता केवल सफलता ही होती है, ठीक है। देखिए सोचिए आप, मैंने आपसे कहा कि यहाँ दोस्तों इसने जमा कराया 100 रुपए इसके पास में, पहले ब्याज दर मिल रहा था 6%, ठीक है, इतना पहले मिल रहा था, पहले मिल रहा था 4%, इसको 4% कर दीजिए, तो पहले मिल रहा था 4%, ठीक है, और ये इसके पास जमा करा रहा है पैसा 4% इसको प्राप्त हो रहा है 100 रुपए जमा कराने में, ठीक है। और यहाँ उसको मिल रहा है कितना, यहाँ मिल रहा है उसको 7%, 100 रुपए जमा देने के ऊपर, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा था उसने उसको दे दिया, ठीक है। अब सोचिए दोस्तों कंडीशन ऐसी हो जाए कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो 2% रह जाए, आरबीआई कहते कि भाई हम तो 2% पे लेंगे पैसा, हमें नहीं चाहिए आपका पैसा। ये कौन बोल दोस्तों, ये आरबीआई आपका बोलती है हमें जो है आपका पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन दोस्तों ये कहती है यहाँ पर आपके सामने कि भाई साहब 4% का 2% हो चुका है आपके सामने, और यहाँ दोस्तों आपके 7% मिल रहा है, तो बैंक कहेगा भाड़ में जाने दो यार, हम जो है हमारा पैसा यहीं पर दे देंगे, चाहे 5% में देना पड़े हम दे देंगे। 2% से बढ़िया तो 5% दोस्तों आपके, तो बैंक सोचेगा कि यार यहाँ पैसा कम देंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, और बैंक को चाहिए इंटरेस्ट हो, तो बैंक अपना पैसा इधर मोड़ देगा ग्राहक की ओर, ग्राहक की जेब में पैसा दोस्तों अधिक आएगा, ग्राहक की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और अगर बढ़ेगी परचेजिंग पावर तो क्या होगा आपके, तो आप जानते हो वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी वस्तु की तो क्या होगा आपके, तो कंडीशन ऐसी होगी कि आपके डिमांड बढ़ने से आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए अगर रिवर्स रेपो रेट कम, अगर आपकी आरआर कम होती है तो इस कंडीशन में आपकी बैंक द्वारा आरबीआई में जमा धन में कमी आएगी। क्यों कराएगा जमा, वो आरबीआई के पास नहीं कराएगा, तो कमी आएगी तो क्या होगा, तो बैंक द्वारा ग्राहक को लोन अधिक, बैंक द्वारा ग्राहक को लोन अधिक दिया जाएगा, लोन अधिक मिलेगा ग्राहक को तो उसकी परचेजिंग पावर अच्छी होने वाली है, उसकी क्रय क्षमता अच्छी होगी, चीजों को खरीदने की पावर उसकी अच्छी होगी, और परचेजिंग पावर अच्छी होगी तो क्या होगा, वस्तु की डिमांड करेगा, क्या करेगा, वस्तु की डिमांड करेगा। अगर वस्तु की डिमांड वो करेगा तो क्या होगा, इससे वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है। तो अगर दोस्तों मार्केट में क्या है, मार्केट में मंदी है, तो इस मंदी से उभरने के लिए करते हैं, मंदी से उभरने के लिए रेपो रेट हम लोग, रिवर्स रेपो रेट हम लोग कम करेंगे। तो आपने चेक किया कि रेपो रेट में वही प्रभाव पड़ रहा था, और जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें प्रभाव वही पड़ रहा है, ठीक है। रेपो रेट को बढ़ाऊंगा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, रेपो रेट को कम करूंगा इन्फ्लेशन आपके मतलब मंदी है उससे बाहर आएंगे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाऊंगा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, और रिवर्स रेपो रेट कम करूंगा तो मंदी से हम लोग बाहर आएंगे। ये 4 कांसेप्ट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए एक बार, ये 4 कांसेप्ट मैंने आपको लिखा है। देखिए मैं अंत में 2 लाइन लिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन तो आपको 2 लाइनों से हल हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि अगर आपने ब्रह्मास्त्र 2.0 बेच दिया है, आप एक काम करना, मेरे पास अभी तो पेपर नहीं आया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कल पेपर हुआ था, नेट जेआर का पेपर हुआ था, कल पॉलिटी का पेपर जो है, पॉलिटी हमने पढ़ी है, आप चेक करना उस पेपर के अंदर आपको 30 सवाल जो है ना आपके ब्रह्मास्त्र से मिलने वाले हैं। सोचिए आप नेट जेआर का पेपर दोस्तों, मतलब उस सब्जेक्ट का
वो व्यक्ति जो एमए किया हुआ सब्जेक्ट के अंदर, बीए एमए किया हुआ सब्जेक्ट के अंदर और फिर नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहा है, उस पेपर में आपको सब्जेक्ट के पेपर में आपको 25-30 सवाल आपकी क्वालिटी वाली जो 20-25 क्लास आपकी वहां से मिलने वाले हैं, 25-30 कम से कम सवाल है। मेरे पास पेपर आते मैं आपको दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। पर अभी मेरे पास पेपर यहाँ बोर्ड के ऊपर नहीं है, पर जैसे ही आएगा आजकल मैं आपको दिखाऊंगा पेपर। ये जरूरी है देखना, ये जब आप अच्छे पेपर देखते हो ना और आपके सवाल एग्जाम में सवाल मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है कि आपका कंटेंट लो नहीं है। मैंने आपकी प्ले स्टोर पर रेटिंग देखी है, आप में से बहुत ने लिखा है, एक का कमेंट तो मुझे आज भी याद है, नीरज नाम था उसका, कि माँ कसम, उसका यही था ना कि माँ कसम ब्रह्मास्त्र 2.0 का कंटेंट बवाल है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कमेंट पढ़ के, मैंने मेरी टीम को भी भेजा वो कमेंट जो है कि वही तो प्रोत्साहन होता है हमारा। देखिए यहाँ पर आपके सामने गर्मी में भी खड़ा हुआ हूँ, मैं चाहूँ तो बोल दूं यार छुट्टी है आज की, आराम से पढ़ लेंगे, कुछ चीजें छोड़ दूं, कोर्स तो पूरा कराना है, जीकर तो समुद्र की तरह है। अब मैं कितनी बाल्टी पानी निकाल के आपको पिला दूंगा, आप समझ लेना कि उतना ही जीके। तो मैं चाहूँ तो एक आध बाल्टी कम निकाल लूंगा पानी। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आपसे प्रयास मैं कर रहा हूँ इस क्लास के अंदर। लिखिए नंबर 3 CRR, बस आप पूरा दिमाग है सुनते जाओ मेरी सारी बातों। CRR ये आप जानते हो, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो ये सिद्धांत भी है मेरा कि चाहे एक चीज कम पढ़ो पर जो पढ़ा है सवाल उसका गलत बनाओ आपका, ठीक है। देखिए नगद आरक्षित अनुपात, इसको क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात। अभी सारी रेट अंत में लिखाऊंगा एक साथ, ठीक है, क्योंकि हर 2 महीने में रेट चेंज होती है, तो आपको बार बार नोट्स में काटापीटी ना करनी पड़े, इसलिए सारी रेट अंत में आपको लिखा दूंगा। जब भी चेंज हो तो आप वहीं पर एक पेज में चेंज कर लीजिए, ठीक है। CRR कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं इसको, नगद दोस्तों आरक्षित अनुपात। पहली बात तो इसका जो आपकी फुल फॉर्म है उसमें रेट नहीं है, रेशो है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसकी फुल फॉर्म में रेट नहीं है, रेशो है। एग्जाम में जब फुल फॉर्म पूछता है ना तो केस रिजर्व रेट लिखता है वो ना, रेट नहीं है, रेशो है, ठीक है, अनुपात उसका ना। देखिए दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है HDFC बैंक, ठीक है। इसमें दोस्तों आप और मैं अपना पैसा जो होता है, अपनी सैलरी या घर वालों को पैसा दी जाए, हम उसको दोस्तों यहाँ पर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अपना सेविंग अकाउंट है और हमने उसमें डिपॉजिट कर दिया। अब मान लीजिए हमने जो उसमें 1 लाख रुपए जो है, हम सबका 1 लाख रुपए जो है वो उसमें डिपॉजिट है, ठीक है। आपका मेरा सबका जितने भी कस्टमर है उनका 1 लाख रुपए जो है वो दोस्तों इसके अकाउंट में डिपॉजिट है, ठीक है। अब दोस्तों इसके पास 1 लाख रुपए आ चुका है। अब दोस्तों ये चाहे तो दोस्तों इस 1 लाख रुपए को आके किसी और को ब्याज पे दे सकता है, ठीक है। अगर ये चाहे तो इस दोस्तों 1 लाख रुपए को मान लीजिए, इसमें दोस्तों अपना 1 लाख रुपए जो है वो किसी दोस्तों और व्यक्ति को आपके ब्याज पर दे दिया, ठीक है, और 6% उसे ब्याज दिया हर महीने की महीने, ठीक है, और इसने अपना रुपया जो ब्याज पर किसी और को दे दिया। और एक बात बताओ मुझे कि रुपया किसका था, रुपया दोस्तों इनका था। किसके पास रखा हुआ था, इसके पास रखा हुआ है, गिरवी दोस्तों रखा हुआ है ना। आप दोस्तों ऐसा मान लीजिए कभी दोस्तों ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई साहब यहाँ से जिनका पैसा जमा है आपके, उसमें से मान लीजिए आप 40,000 रुपए जो है किसी को जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए जिसका पैसा जमा हुआ है उसको 40,000 रुपए जो है वो जरूरत पड़ जाए कि बैंक से बोले कि भाई मेरा पैसा है, मुझे वापस दो 40,000 रुपए जरूरत है मुझे। अब बैंक दोस्तों देगी कहां से, उसके पास 1 लाख रुपए था, वो दोस्तों उसने प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करा है, प्रॉफिट कमाने के लिए वो उसमें छड़ा दिया ब्याज के ऊपर। अब दोस्तों ये पैसा आएगा 1 साल बाद मान लेते हैं, तो बैंक क्या इसको ये बोलेगा कि भाई आई एम सॉरी आपका पैसा 1 साल बाद मिलेगा दोस्तों, तो इस बैंक में दोबारा जमा नहीं कराएगा अपना पैसा। ये पैसा किसका, इनका था, ये मांगने के वापस ये बोलता है 1 साल बाद मिलेगा। तब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि आपको कुछ परसेंट पैसा जो है ना अपने पास रखना पड़ेगा और कुछ परसेंट पैसा कैश फॉर्मेट में हमको देना पड़ेगा। कुछ परसेंट पैसा दोस्तों कैश फॉर्मेट में आपके नकद के रूप में आप हमारे पास जमा कराओगे। कभी दोस्तों ऐसी कंडीशन आ जाए, इमरजेंसी कंडीशन आ जाए कि आपको पैसा चाहिए, आपके जो अकाउंट वाले जो लोग पैसा मांग रहे हैं, तो आप हमसे पैसा लीजिए और उनको दे दीजिए, ठीक है। और कुछ पैसा अपने पास कैश फॉर्मेट में, गोल्ड फॉर्मेट में, सिक्योरिटी फॉर्मेट में रखिएगा, जिससे जब भी जरूरत पड़े आपके बैंक के कस्टमर को आप उनको उनका पैसा रिटर्न कर सको, जिससे आपकी बैंक में उनका विश्वास बना रहे, ठीक है। तो मैंने आपसे 2 कंडीशन बोली है, एक पैसा कैश फॉर्मेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा रहेगा, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, ठीक है। और सेकंड पैसा, सेकंड पैसा जो है वो आरबीआई के पास में कैश फॉर्मेट में, गोल्ड फॉर्मेट में, सिक्योरिटी फॉर्मेट में उसके पास रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, आपके स्टैट्यूटरी आपके लिक्विड रेशो बोलते हैं उसको, SLR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। चलिएगा मेरे साथ में, लिखिए आप मेरे साथ में, देखिए हम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहां लिखिए आप लोग CRR और यहां लिखिए आप लोग SLR, ठीक है। CRR का मतलब नगद आरक्षित अनुपात और SLR मतलब वैधानिक तरलता अनुपात, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी यू पहले आएगा ना, यू पहले आएगा, यू पहले आएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। देखिए लिखिए, बैंक द्वारा अपनी जमा राशि का, जो उसके पास राशि जमा हुई है ना उसका, ठीक है। तो बैंक द्वारा अपनी जमा राशि का एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित हिस्सा नगद रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। तो बैंक की जो जमा राशि, जो उसके पास जमा राशि है, तो उसका डिमांड आपकी जो डिपॉजिट है, जमा राशि उसके पास में, उसका एक निश्चित अनुपात जो है वो कैश फॉर्मेट में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास रखना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं CRR कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों जब बैंक अपनी जमा राशि का एक निश्चित भाग स्वयं के पास में गोल्ड के रूप में, प्रतिभूति सिक्योरिटी के रूप में या फिर कैश के रूप में रखती है, तो उसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। देखिए बैंक जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा स्वयं के पास गोल्ड, कैश, सिक्योरिटीज के रूप में रखती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। अब देखिए CRR अगर बढ़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, CRR कम होगा तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मान लीजिए दोस्तों 100 रुपए बैंक के पास जमा राशि थी और आरबीआई ने तय कर दिया कि उसको 4 रुपए उसके पास रखने पड़ेंगे कैश फॉर्मेट में, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपकी बैंक है और ये आरबीआई की बैंक होगी, ठीक है। ये आरबीआई है और ये बैंक है, इसके पास 100 रुपए थे,
और तय होता है कि भाई 4 रुपए जो है वो कैश फॉर्मेट में इसके पास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पास उधार देने के लिए 96 रुपए बचेगा, ठीक है। इसके पास उधार देने के लिए 96 रुपए बचेगा, क्योंकि 4 रुपए तक इसके पास चला गया, आरबीआई के पास चला गया। और ये शेयर दोस्तों ये इसके पास रखना पड़ेगा कंपलसरी 4 रुपया सीआरआर के रूप में। मान लीजिए दोस्तों आरबीआई बोलती है कि अब 4 रुपया नहीं आपके, अब आपको 5-10 रुपया जो है रखना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों इसके पास में कितना बचेगा? 90 रुपया बचेगा आगे लोन देने के लिए। आगे लोन देने के 90 रुपया बचेगा, 10 रुपया तो यहाँ पर चला गया। तो अगर आपसे पूछो दोस्तों अगर सीआरआर से बढ़ेगा तो लोन जो होगा उसका अमाउंट कम हो जाएगा बैंक के पास में, और जब बैंक के पास लोन का अमाउंट कम होगा तो बैंक आगे लोन कम दे पाएगी दोस्तों। बैंक आगे लोन कम दे पाएगी तो आपकी मेरी जेब में पैसा कम आ पाएगा, परचेजिंग पावर कम हो पाएगी, और फिर वही दोस्तों सत्यनारायण कथा वापस चालू हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम होगी तो आप और मैं वस्तु की डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी तो मतलब इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल हो जाएगी। बोलो आपकी मियारी लाल की जय। लिखिएगा अगर पूछो आपसे कि सीआरआर से बढ़ेगा तो क्या होगा, तो लिखिएगा आपके तो बैंक के पास ना बैंक के पास लोन योग्य बैंक के पास लोन योग्य राशि कम हो जाएगी, लोन देने वाली राशि कम हो जाएगी, कम होगी तो ग्राहक को लोन कम मिलेगा, ग्राहक को लोन कम मिलेगा तो ग्राहक की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अगर दोस्तों ऐसा होगा तो वस्तु की डिमांड नहीं करेगा, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस जो है बढ़ जाएगी, सॉरी प्राइस जो है कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा, इससे आपका जो इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। वही कहानी दोबारा रिपीट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। वही दोस्तों अगर आरबीआई बोलते कल से केवल 1 रुपया क्या होगा सीआरआर के रूप में होगा तो बैंक के पास में 99 रुपया क्या पहुंच जाएगा लोन के लिए बच जाएगा। तो लोन योग्य राशि उसके पास में 96 के स्थान पर 100 में 1 का 99 हो जाएगी, ठीक है। तो लोन योग्य राशि बढ़ जाएगी तो बैंक आगे लोन अधिक दे पाएगा, लोन अधिक दे पाएगा तो आपके मेरे जेब में पैसा अधिक आएगा, तो पैसा अधिक होगा आपके मेरे जेब में, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। और फिर वही दोस्तों सत्यनारायण कथा वापस शुरू हो जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, डिमांड अधिक करेंगे हम लोग, डिमांड अधिक करेंगे तो हमारी प्राइस बढ़ जाएंगी, मंदी से हम लोग बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं अगर आपके सीआर कम हो जाए तो इससे क्या होगा, इससे मंदी पर कंट्रोल होगा, किससे मंदी पर कंट्रोल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीधा लिख दिया मैंने, मंदी पर कंट्रोल होगा। वही कहानी दोबारा घुमानी है आपको जो हर बार घुमा रही हो, ठीक है। अब देखिए एसएलआर, अगर रसगुल्ला ऐसा हो कि एसएलआर बढ़ जाए, देखिए ये दोस्तों आरबीआई है और ये बैंक है, बड़ा आसान टॉपिक है रसगुल्ला, समझना है बस थोड़ा बहुत आपको। देखिए ये तो बैंक ही आरबीआई, मैंने आपसे कहा कि 4 रुपया इसके पास रखना पड़ेगा सीआरआर के रूप में, ठीक है। इसके पास 100 रुपए हैं, 4 रुपए सीआरआर के रूप में इसने इसके पास रख दिया, ठीक है। कितना बच गया? 96 बच गया, कितना आपके 96 रुपए जो है इसके पास बच गया। अब दोस्तों आरबीआई कहता है कि अब पूरा आप लोन नहीं दे पाओगे, अभी तो आपको एसएलआर अपने पास रखना पड़ेगा, आप उसको लोन नहीं दे पाओगे। मान लो दोस्तों एसएलआर जो है आरबीआई ने कहा कि एसएलआर कितना है, 6 रुपया है, कितना है 6 रुपया है, मतलब इतना रुपया आप लोन नहीं दे पाओगे, 6 रुपया ये अपने पास रखना पड़ेगा आपको। तो लोन देने वाली राशि कितनी होगी आपके, लोन देने वाली राशि 90 रुपए हो चुकी है, ठीक है। तो 90 रुपए ही लोन ये दे पाएगा आगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मान लेते हैं, मान लीजिए दोस्तों आपके कि सीआरआर 4 रुपए ही रहा है, मतलब कि बैंक के पास में 96 रुपए बच गए हैं अभी भी लोन के लिए, ठीक है। और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि अब एसएलआर 6 रुपए होगा, एसएलआर जो है आपके वो 10 रुपए होगा, ठीक है। तो बताओ मुझे लोन योग्य राशि कितनी बचेगी आपकी, 96 का पता था, जब 4 रुपए सीआरआर कट गया, ठीक है, वो तो कटेगा 96 रह जाएगा। अब 10 रुपए एसएलआर कटने वाला है, कितना जाएगा 86 रुपए रह जाएगा। मतलब कहने वाली बात है कि लोन योग्य राशि कम हो जाएगी, वही कहानी वापस रिपीट हो जाएगी। लोन योग्य राशि कम होगी, ग्राहक के पास लोन कम जाएगा, परचेजिंग पावर कम होगी, और वही वापस से सत्यनारायण भगवान कथा शुरू होगी कि डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख दूं, देखिए यहाँ पर मैं सीधा लिख रहा हूं आपके सामने, आगे लिख दीजिए एसएलआर बढ़ेगा तो नोट कर लेना, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, और एसएलआर कम होगा वही है लोन योग्य राशि बढ़ जाएगी। तो जो आपकी मंदी जो है इस मंदी से उभरेगा मार्केट, ये आपका एसएलआर हो गया। तो हमने अब तक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए बैंक रेट, देखिए बैंक रेट, देखो रेपो रेट में थोड़ा चेंज करना है आपको। रेपो रेट दोस्तों जब आरबीआई कम समय के लिए बैंक को लोन देती है तो वो होता है रेपो रेट, ठीक है। देखिए मैंने आपसे कहा दोस्तों आरबीआई कम टाइम के लिए बैंक को लोन देती है, जिस दर पर देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। और दोस्तों अगर आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कम समय के लिए देती है तो बोलते हैं रेपो रेट। अगर आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए जो कमर्शियल बैंक उसको लोन देती है तो उस दर को बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। तो पहले लिखिए आप आरबीआई द्वारा दीर्घकाल के लिए बैंकों को दिया गया लोन। अच्छा आप ये बताओ मुझे कि बैंक रेट और रेपो रेट से अधिक होगी या कम होगी, दिमाग लगाओ अपना। सवाल मैंने पूछा है कि बैंक रेट रेपो रेट से आपके अनुसार अधिक होगी या कम होगी, आपको बताना है इसका जवाब कि अधिक होगी या कम होगी, आपको जवाब छापना है इसका। बताओ कौन बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने पूछा आपसे कि बैंक रेट रेपो रेट की तुलना में कम होगी या अधिक होगी आपके अनुसार, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कर लोगे आप। देख लो, देखो आप सोचो रसगुल्ला, जरूरत किसकी है, बैंक की है। आरबीआई के पास वो क्या, आरबीआई से बोला हमें लोन चाहिए, आरबीआई ने बोला ठीक है कितने टाइम के लिए चाहिए, बैंक ने बोला क्या हिसाब आपका, आरबीआई ने बोला 2 दिन के लिए चाहिए 4% ब्याज की दर है, लंबा चाहिए 8% दर है, लेना है तो लो। तो बैंक दोस्तों लेगा, क्या करेगा बैंक, लेना पड़ेगा, मजबूरी है। तो बैंक रेट तो लंबे टाइम के लिए दे रहा है, आरबीआई तो महंगा ही देगा, सस्ता क्यों देगा, महंगा देगा आपके, उसका पैसा होल्ड भी तो हो रहा है ना। सोचो 1 साल की लोन दिया उसने तो 1 साल पैसा उसका नहीं आने वाला, तो पैसा होल्ड होने वाला है, तो वो ब्याज तो ले कम से कम उसके बदले में। ध्यान रखना बैंक रेट हमेशा क्या होती है आपकी, लिखिए आप बैंक रेट जो है वो रेपो रेट से अधिक होती है, और रेपो रेट जो है रिवर्स रेपो रेट से अधिक होती है। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि बैंक रेट रेपो रेट से अधिक होती है और रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको पहले लिखाया हुआ है कि बैंक रेट से अधिक होती है। इक्वेशन है, एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं आपसे, इसलिए आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड्स पता होना चाहिए। ट्रेंड्स कैसे है, ठीक है। ट्रेंड्स कुछ इस टाइप का है कि बैंक रेट अधिक रेपो रेट से और रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगी, आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लास्ट पॉइंट लिखिए और लिखिए MSFR, ठीक है, MSFR सेकंड लास्ट है, ठीक है, MSFR इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, देखिए MSFR मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलते हैं इसको ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ एक बार बताऊं आपको हिंदी में। इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं इसको, चेक कर लेते हैं गूगल में देखेंगे इसकी हिंदी क्या है। आप में से पता किसी को बताओ आपकी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं बताओ। इसको बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। क्या बोलते हैं? इसको MSF कर लो केवल आप, जो रेट मिलेगा वो रेट मिलेगा। इसको MSF लिखो, देखो सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल सीमांत स्थायी सुविधा, हिंदी में कहते हैं इसको सीमांत स्थायी सुविधा। कभी कभी दोस्तों ऐसी कंडीशन आती है कि मान लो दोस्तों ऐसी कंडीशन आ गई कि हमारे यहाँ दोस्तों ऐसा होता है कि आरबीआई आपके टाइम टाइम पे बैलेंस शीट मांगती है, किसकी? बैंक की बैलेंस शीट मांगती है, ठीक है। अब तो मान लीजिए आपके इस बैंक के पास में 100 रुपए डिपॉजिट है, ठीक है। इसके पास इस समय इतना रुपया है और इसने दोस्तों इसने जो है मान लेते हैं आप 150 रुपए लोन दिया हुआ है, ठीक है। ये लोन दिया हुआ है इसने, सोच के देखिए आप, इतना इसके पास में है और इसने किसी का एफडी का पैसा लिया हुआ है, किसी का और पैसा लिया हुआ है और इसने इतना लोन दिया प्रॉफिट कमाने के लिए। बैंक का काम प्रॉफिट कमाना, इंटरेस्ट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इसको ब्याज दर चाहिए हमेशा, फिक्स बात है। आप और मतलब एफडी कराते हैं ना बैंक के अंदर, तो बैंक के पास पैसा पहुंचता है, बैंक उस पैसे को रेगुलेट करता है और पैसा कमाता है, तो पैसे से पैसे बनाता है बैंक, ठीक है। अब तो मान लीजिए आरबीआई का फोन आता है कि कल आपको अपनी बैलेंस शीट जमा करानी है, अगर दोस्तों ये वाली जमा करा दी ना तो बैंक का लाइसेंस रद्द कर देगी, आप है ना। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में बैंक जो है आपके वो दोस्तों किसी और बैंक से मान लो कोई ऐसी बैंक भी होगी ना, ऐसी बैंक भी होगी जिसके पास रुपया 150 रुपया होगा और उसने लोन 100 रुपए दे रखा होगा, 50 रुपए उसकी बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो ये बैंक उससे बोलती है आपातकाल के अंदर कि भाई 4-5 घंटे के लिए हमें पैसा दो, अपना 50 रुपए जो हमें दे दो, हम आपको 5 घंटे बाद बैलेंस शीट एक बार हो जाए उसके बाद हम आपको वापस लौटा देंगे। तो ये बैंक इस्तेमाल की आपातकाल में, तो आपातकालीन स्थिति में जो ऋण होता है उसको सुविधा को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो लिखिए आप बस इतना लिख लीजिए इसमें, आपातकालीन ऋण सुविधा, आपातकाल में ऋण सुविधा। और चलता रहता है रसगुल्ला ऐसा ना, चलता रहता है, ठीक है। कभी दोस्तों किसी और बैंक को जरूरत पड़ती है वो करता है ऐसा, चलता रहता है। बैलेंस शीट को बैलेंस करने के सारे खेल चलते रहते हैं, ठीक है। देखिए एमएसएफ को बोलते हैं आपातकाल में ऋण चाहिए होता है, उसकी सुविधा जो मिलती है आपको एमएसएफ के अंदर मिलती है, ठीक है। एक लिखिए ओएमओ, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी दोस्तों बड़ा खतरनाक है, समझने वाला खेल, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको बोलते हैं खुले बाजार की प्रतिक्रिया, खुले बाजार की क्रिया, ठीक है। खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट, खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया कहते हैं ओएमओ को। देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें होता है सरकारी जो प्रतिभूति होती है उसकी मार्केट के साथ में क्रय विक्रय होता रहता है, वो आपके ओएमओ होता है। तो एक बार लिखिए आप, लिख लीजिए आप एक बार, आरबीआई और बाजार के मध्य, एक बार लिखिए आरबीआई और बाजार के मध्य, बाजार के मध्य सरकारी प्रतिभूतियों का, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्रय विक्रय। आरबीआई और बाजार के मध्य सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जो है वो होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके, आप मान लीजिए ये है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब से मैंने शुरू किया है तब से मैंने आपको यही डायग्राम बनाया है। यह मान लीजिए आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तो मान लीजिए ये आपका मार्केट है, यह है बाजार, ठीक है। यहां पर भी आप मान लीजिए कि ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और यहां भी आप मान लीजिए कि मार्केट है, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा मार्केट में जो मनी जो है इसका फ्लो जो है वही कंट्रोल करना हमारा उद्देश्य है। कि मैं आपको शुरुआत में कह चुका हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं मार्केट की मनी का फ्लो का कंट्रोल करना ही मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आपके कि यहां दोस्तों मनी फ्लो बहुत तेज हो चुका है, यहाँ पर मनी का जो फ्लो है वो बहुत दोस्तों अधिक हो चुका है, हर किसी की जेब में पैसा है माल खरीदने के लिए और हर कोई दोस्तों आपके माल खरीदने में लगा हुआ है, हर किसी को सामान चाहिए, माल चाहिए, हर कोई लगा हुआ है, जो कीमत चाहिए वो कीमत देने को तैयार है। तो कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत दोस्तों हाई हो चुका है। यहाँ पर जो इन्फ्लेशन आपके बहुत हाई हो चुका है ना, क्योंकि आपकी जेब में पैसा आ चुका है, आपकी परचेजिंग पावर अधिक हो चुकी है, तो आप वस्तु की डिमांड कर रहे हो। जहां दोस्तों आपको एक समोसा खाना चाहिए वहां पर आप दो खा रहे हो, तो वस्तु की डिमांड अधिक हो रही है, तो वस्तु की प्राइस दोस्तों अधिक हो रही है। ये कंडीशन होती है, ये आप जानते हो, ठीक है। जैसे दोस्तों आज जो है गर्मी पड़ रही है तो गन्ने का जूस की कीमत आपकी अधिक हो चुकी है, ये आप मार्केट में देख लेना, ठीक है। क्योंकि डिमांड अधिक हो रही है, डिमांड अधिक होगी तो प्राइस जो है अपना बढ़ जाएगी। ये नियम है मार्केट का, डिमांड सप्लाई, ठीक है। अब तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई देख रहा है बैठ करके कि भाई मनी फ्लो अधिक हो चुका है और इन्फ्लेशन दोस्तों अधिक हो चुका है, मेरे और आपकी जेब में पैसा आ चुका है, ठीक है। यही दोस्तों आरबीआई जो है आपके, यही पर दोस्तों आरबीआई जो आपके वो दोस्तों मार्केट में क्या बेच देता है, मार्केट में बोलता है कि भाई हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहे हैं, हम जो है हमारे पास में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो बेच रहे हैं, सरकारी जो प्रतिभूति है वो हम बेच रहे हैं। अब दोस्तों कोई सरकार जो चीज मार्केट में आएगी तो आप और मैं जो है सबसे पहले वही चीज खरीदते हैं, ठीक है। अगर तो मान लो दोस्तों आपके हमारे पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारे पास आती है तो सबसे पहले वही माल खरीदेंगे मार्केट में। तो कभी आप रियल एस्टेट आपने देखा हो, आपकी प्लॉट खरीद प्लॉट देखिए दोस्तों, आपने आपके देखना वहां पर कोई अगर गवर्नमेंट कोई प्लॉट निकालती है, गवर्नमेंट जमीन निकालती है तो लोग पहले उसको खरीदते हैं ना कि जेडीए ने निकाली है, या फिर जो भी आपके वहां पर डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जेडीए तो हमने जयपुर के हिसाब से और जोधपुर के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी आपके वहां होती है आप देखना, आप लोग उसको खरीदते हैं कि भाई गवर्नमेंट का ले लो, क्योंकि विश्वास लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर है। जैसे रसगुल्ला ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में आएगी तो लोग मेरी जेब में पैसा दोस्तों होगा तो मैं चाहूंगा कि मैं ये खरीद लूं, मैं मार्केट में सामान नहीं खरीदूं, मैं इसकी बजाय जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी हुई है आरबीआई के द्वारा मैं इनको खरीदूं, ठीक है। तो मार्केट में लोग इनको खरीदने वाले हैं, तो मार्केट जो पैसा होगा, जो पैसा मार्केट से आने वाला है वो आरबीआई के पास चला जाएगा, ठीक है। लोग इसको खरीदेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो पैसा मार्केट से कहां चला जाएगा, मार्केट से बाहर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। और तो ये भी यही चाहता है कि पैसा जो है वो मार्केट से बाहर आ जाए। आपकी दोस्तों मेरी जेब में पैसा बचेगा नहीं, हमने क्या लिया पैसा, हमने ये ले लिया और इसके एवज में हमको समोसा नहीं मिलेगा और दोस्तों हमारी परचेजिंग पावर कमजोर हो जाएगी, हमारी डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट के अंदर डिमांड कम होगी तो अपने आप प्राइस में कंट्रोल हो जाएंगे।
तो यहाँ दोस्तों आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में उतार दिया दोस्तों, और उसके बाद में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एवज में मार्केट में जो मनी था उसको वापस ले लिया किसने, आरबीआई ने। इस कारण दोस्तों यहाँ पर जो मार्केट है वहां पर मनी का फ्लो कम हो गया, आपकी मेरी जेब में पैसा कम हो गया दोस्तों। जब आपकी मेरी जेब में पैसा कम हुआ तो हम जो है वो डिमांड नहीं कर पाए वस्तुओं की, डिमांड नहीं कर पाए वस्तुओं की, तो हमारा क्या हुआ है, वस्तु की प्राइस अपने आप कम हो गई, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। तो लिख लीजिए आप यहाँ पर, आप लिख लीजिए यहाँ पर कुछ बातें लिख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सरकारी जो प्रतिभूति है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट की ओर से पत्र मिलता है आपको कि यह पत्र इस व्यक्ति ने 100 रुपए में खरीदा है, 5 दिन बाद में उसको 105 रुपए मिलेंगे, सरकार ये वचन देती है। ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सरकार वचन तो दे रही है इसलिए हम पहले ये खरीदते हैं, सिक्योर बोलते हैं, विश्वास योग्य बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है। सरकारी प्रतिभूति के एवज में आरबीआई मार्केट से मनी को बाहर कर देता है, इससे परचेजिंग पावर कम हो जाती है। आपकी मेरी जेब में पैसा नहीं होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो इससे वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी। वस्तु की डिमांड कम होगी तो क्या होगा, लिखना, इससे इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा, जो मुद्रास्फीति बढ़ रही थी वो इससे कंट्रोल हो जाएगी। मेरी बात पहले पढ़ी आपको, ऐसा खेल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, मान लेते हैं मार्केट में मंदी छाई हुई है ना, मार्केट में मंदी छाई हुई है, मार्केट में मनी का फ्लो ही नहीं है, मनी फ्लो नहीं है मार्केट के अंदर, मंदी छाई हुई है मार्केट में। देखो मंदी, महंगाई भी बुरी दोस्तों सरकार के लिए, देश के लिए मंदी भी बुरी है, मतलब देश की इकोनॉमी के लिए मंदी और महंगाई दोनों बुरी है। पर अगर आपसे पूछूं सबसे बुरी कौन है, तो मंदी बुरी है। यहाँ दोस्तों सारी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। सोचो दोस्तों, अगर आपकी मेरी जेब में पैसा दोस्तों नहीं होगा तो कोई व्यक्ति जो है कपड़ा क्यों बनाएगा, कोई व्यक्ति जो है समोसा क्यों बनाएगा, कोई व्यक्ति रसगुल्ला क्यों बनाएगा, कोई व्यक्ति चप्पल क्यों बनाएगा, घड़ी क्यों बनाएगा। अगर आपकी मेरी जेब में पैसा दोस्तों नहीं है तो कुछ भी काम नहीं होने वाला है। आपकी मेरी जेब में पैसा दोस्तों होना बहुत जरूरी है मार्केट में। तो इसलिए बोलते हैं कि मुद्रास्फीति भी बुरी है, मंदी भी बुरी है, पर मंदी मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक बुरी है। इन्फ्लेशन में सबको फायदा दोस्तों हो रहा है, थोड़ी महंगाई पर फायदा हो रहा है। हमारा जो मेक इन इंडिया वो बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डिमांड अधिक हो रही है, डिमांड अधिक हो रही है तो महंगाई बढ़ रही है, डिमांड दोस्तों अधिक हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए सप्लाई अधिक हो रही है, इससे इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर इकोनॉमी पूरी ग्रो कर रही है। तो इन्फ्लेशन भी बुरा है, मंदी भी बुरी है, अधिक इन्फ्लेशन बुरा है, अधिक मंदी बुरी है। पर सवाल पूछे कौन अधिक बुरा है, तो मंदी अधिक बुरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ देख लो, मंदी आई हुई है, मानी मार्केट सुस्त पड़ा हुआ है, मनी फ्लो मार्केट कम हो चुका है। कभी कभी देखना आपके घर पे कोई शॉप वॉप हो, किसी की तो बोलता है मार्केट सुस्त पड़ा हुआ है, लोगों की जेब में पैसा दोस्तों है नहीं, दिवाली आती है, होली आती है, ईद दोस्तों आती है, तो लोग पैसा खर्च करते हैं, उनकी जेब में पैसा होता है ना, त्योहार वाले दिन तो मार्केट एकदम से ऊपर बढ़ता है। आप देखना दोस्तों, मार्केट ऊपर बढ़ता है ना, तो मंदी दोस्तों आ चुकी है, मनी फ्लो आपका कम हो चुका है। ये बैठकर देख रहा है कि भाई इससे मार्केट खराब हो जाएगा, इससे हमारी इकोनॉमी खराब होगी। तो दोस्तों ये आपके ऑफर करती है कि भाई जिस लोग ने ये ऑफर कर रही है, जिस व्यक्तियों ने यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी थी 100 रुपए के अंदर, हम आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है जो आपके पास है उनको हमें बेच दीजिए, अपना पैसा वापस ले जाइए। तो दोस्तों यहाँ से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहाँ जाएंगे, आरबीआई की ओर जाएंगे। यहाँ से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो कहाँ जाएंगे आपके, वो आरबीआई की ओर जाएंगे। और आरबीआई इसके बदले में इनको रुपया प्रदान, आरबीआई बोलेगा भाई आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर दी, ये लीजिए, उसके बदले में 100 का 10 रुपए एक्स्ट्रा लीजिए, और आपकी जेब में पैसा दोस्तों आ चुका है। आपकी जेब में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा, आपकी जेब में पैसा आएगा, परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी दोस्तों, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, अपने आप मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, प्राइस बढ़ेगी, मंदी आपकी दूर हो जाएगी। तो लिख लीजिए यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में आरबीआई बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ाता है, इससे वस्तु की डिमांड बढ़ती है और मंदी से उभरता है। तो मैंने आपको सारे के सारे जितने भी टूल्स थे ना, सारे मैंने आपको वन बाय वन लिखा दिए, जितने भी टूल्स थे मैंने सारे आपको वन बाय वन लिखा दिए, सबका क्या प्रभाव पड़ता है मैंने आपको वो भी लिखा दिया। मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। अब मैं नहीं जानता कितना आपको समझ में आया होगा, पर अगर आपने ढंग से मेरी बात को सुन लिया, एक बार दो बार यकीन मानना, ये टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट है सारा के सारा कि क्या होगा, ये कंसेप्ट है, ये आपका दिमाग, अगर आपको नींद आ रही हो कभी तो टॉपिक पढ़ना, आपकी नींद भग जाएगी। बस मन से पढ़ना टॉपिक है ना, कि ऐसा क्यों होगा, कैसे मंदी भागती है, कैसे मंदी से हम उबर पाएंगे, किस प्रकार महंगाई कंट्रोल हो पाएगी, किस प्रकार लोगों की जेब में पैसा आ पाएगा। तो ये सारा खेल जो है ये है मॉनेटरी पॉलिसी का। देखो उस संस्था का काम केवल यही है कि इन्फ्लेशन जो उसको 2 + 4 + -2 करना, ये काम उसका है, ठीक है। अब आप लिख लीजिए नवीनतम रेट कौन कौन सी, मतलब जो अभी चल रही है मार्केट में, देखिए लेटेस्ट रेट कौन कौन सी जो मार्केट में चल रही है। ये आरबीआई जो है ना, जब भी एग्जाम देने जाओ तो आप आरबीआई की साइट पे जाना, वहां पर आपको रेट मिलती है। अभी जो रेट है साइट पे वो आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी जब भी आपका एग्जाम हो तो उससे पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जो भी रेट चल रही है वो आपको लिख लेनी है, ऑफिशियल साइट पे चेक करना आरबीआई की पे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, देखिए एसएलआर और बैंक रेट। देखो अगर पूछूं आपसे कि वर्तमान में रेपो रेट कितनी आपके 6.5 सबसे महत्वपूर्ण है, 6.5% जो है वो रेपो रेट वर्तमान में अभी चल रही है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट कितनी आपकी 3.35%। मैंने कहा था आपसे कि रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट जो है वो अधिक होती है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। अगर पूछे आपसे बैंक रेट कितनी है 6.75%। याद कीजिए मेरा स्टेटमेंट आपके सामने मैंने आपको लिखाया था, और दिल भेज दिया करो यार, ये टॉपिक में पढ़ा रहा हूं ना, आपको लोग इसको उड़ा देते हैं ना, पढ़ाते नहीं है इसको, तो मैंने पूरा पढ़ाया आपको। मतलब आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देना, इससे बाहर कंसेप्ट इस टॉपिक का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बैंक रेट अधिक होती है, मैंने कहा था ना आपसे बैंक रेट अधिक है, फिर रिवर्स, फिर आपकी रेपो रेट होती है, फिर रिवर्स रेपो रेट होती है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए सीआरआर 4.5%, सीआरआर लिखिए आपके, सीआरआर 1% और रहेगी, कौन सी रहेगी आपके, देखिए सीआरआर 4.5%, एसएलआर 18%, एसएलआर 18%, ठीक है। एक और रहेगी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफआर। देखो एमएसएफआर वही जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होती है, एमएसएफआर 6.75%।
लिख लीजिए, ये आरबीआई की साइट पे है, आज तक तो यही है, बाकी भविष्य में चेंज हो सकती है, पर अभी तो यही है। देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफआर। शाम को 8 बजे आपकी अर्जुन सीरीज वाली क्लास होगी, शाम को 8 बजे, एसएससी के ऊपर। अच्छी क्लास होगी, देखना जरूर उसको ना, 1 घंटे पढ़ाऊंगा आपको, पर बढ़िया क्लास होगी एग्जाम के हिसाब से। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त हो, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, फिर मॉनेटरी पॉलिसी हमारी समाप्त हो जाएगी। लिखिएगा, देखिए पहला फंडा लिख लीजिए, देखो रसगुल्ला फंडा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो मैंने आपको पिछले 2 घंटे में जो कुछ पढ़ाया है ना, उसका निचोड़ केवल 2 मिनट में। गुरुजी ये काम पहले करना चाहिए था आपको, पर फिर आप समझते नहीं। ठीक है, देखो नंबर फर्स्ट लिखिए, रेपो रेट बढ़ा दी, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी, सीआरआर बढ़ा दी, एसएलआर बढ़ा दी, और ओएमओ जो है आपने, ओएमओ जो लिखना आपके, ओएमओ जो है इसकी सरकारी प्रतिभूति को बाजार में बेच दिया। अगर ये सारी कंडीशन दोस्तों होती हैं, अगर ये सारी कंडीशन होती हैं तो लिख लीजिएगा, एक बैंक रेट पॉलिसी ना, बैंक रेट बढ़ा दी। अगर सारी कंडीशन होती हैं तो लिखना, मार्केट में इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन के ऊपर नियंत्रण होगा। ये सारी कंडीशन अगर होती है, मतलब कोई भी अगर रेट बढ़ाओगे ना, आप चेक करो पीछे, रेपो रेट बढ़ाया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया, सीआर बढ़ाया, एसएलआर बढ़ा दिया, और बैंक रेट बढ़ा दिया, ओएमओ के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी उनको मार्केट में बेच दिया। सारी कंडीशन में आपने मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, उसको कंट्रोल करने का काम किया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लिखिए सेकंड पॉइंट, अगर आपने रेपो रेट कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, सीआरआर कम कर दिया, एसएलआर कम कर दिया, बैंक रेट कम कर दिया, और ओएमओ में सरकारी प्रतिभूति को बाजार से क्रय कर लिया, खरीद लिया, तो इन सारी कंडीशन में क्या होगा, इन सारी कंडीशन में लिखना आप लोग मंदी से उबारने का काम करेंगे। मंदी से बाहर निकलने का काम जो है इनमें होने वाला है। यही कहानी थी जो मैंने आपको 2 घंटे सुनाई थी, उसका निष्कर्ष यही है ना। कहते हैं ना, फिल्म जो है उसका जो क्लाइमैक्स होता है, उसमें गुंडा मर जाता है, हीरो जीत जाता है, इसलिए वो हीरो होता है। बस यही है, गुंडा मर गया, हीरो जीत गया। बाकी सारी कहानी थी जो मैंने सुनाई आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो काम तो यही एग्जाम में काम ही आएगा, पर यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी जो सफल इंसान है ना, सफलता के बाद मत देखो क्या कर रहे हैं वो लोग, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या किया उन लोगों ने, वो आपको देखना है। आपको सिर पर ताज तो दिखाई दिया, पर उसकी सीट पर जो पीछे कील थी वो दिखाई नहीं दी आपको ना, कि वो कांटों के सिंहासन पर बैठा हुआ था। आपको सिंहासन दिखाई दिया, कांटे दिखाई नहीं दिए। तो ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों हम ये काम करते हैं, अगर हम रेपो रेट को बढ़ाते हैं, तो हम मार्केट को टाइट कर रहे हैं। मार्केट में पैसा तो होता क्या है, टाइट कर दो थोड़ा मार्केट को, रेपो रेट बढ़ा दो। तो हम बोलते हैं इसको महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं, इसको डियर मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डियर मॉनेटरी पॉलिसी। अगर पूछूं आपसे इसे क्या बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं हम लोग डियर मॉनेटरी पॉलिसी। महंगी मौद्रिक नीति, ठीक है। जहां पर हम रेट्स को बढ़ाते हैं, महंगाई पर कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो होती है महंगी मौद्रिक नीति। आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों जहां पर हम रेट्स को डाउन करते हैं, जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी है उसको थोड़ा सस्ती करते हैं ना, चीप करते हैं, तो इसको बोलते हैं चीप मॉनेटरी पॉलिसी, सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी। जहां पर हम थोड़ा लूज छोड़ते मार्केट को, रेपो रेट कम कर दी, जो हमारी ब्याज की तरफ को कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं, इससे मार्केट को उबार सके वापस से, मंदी कम कर सके, वहां पर डिफ्लेशन को कम कर सके, तो उसके लिए बोलते हैं सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे, ठीक है। तो आज से आप चेक करना, जब भी दोस्तों आपको लगे कि यार इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट कम कर दिया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो चाह रहा है कि मार्केट वापस से उठ सके, वो चाह रहा है कि मार्केट में थोड़ा महंगाई बढ़े, मार्केट थोड़ा पैसा आ सके, वो चाह रहा है चीप मॉनेटरी पॉलिसी लाना। अगर रेपो रेट को कम करता है, अगर उसको रेपो रेट बढ़ाता है, मतलब महंगाई बढ़ रही है मार्केट में, उसको कंट्रोल करना उसका उद्देश्य है। तो मैंने आपको अब तक जो है इकोनॉमी क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसका चित्र क्या होता है, हमने वो बात करी। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि नेशनल विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, ठीक है। वहीं पर हमने मानव विकास सूचकांक भी पढ़ लिया। इसके बाद हम दोस्तों आते हैं किसकी ओर, नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये हमने पढ़ा। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, वो सारी बातें हमने वहां पर की। कहां पर राष्ट्रीय इनकम काउंट नहीं होती है, कौन काउंट करता है राष्ट्रीय इनकम, कौन सी विधि होती है, वो सारी बातें हमारी वहां दोस्तों हो गई। उसके बाद मैं दोस्तों आता हूं कहां पर, आपका मॉनेटरी, मैं आता हूं आपका फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। और वहां दोस्तों मैंने आपको जो है हमारा जो मॉनेटरी मार्केट है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको एक तो बैंकिंग सिस्टम पढ़ा दिया पूरा, सारी बैंक भारत की जो थी वो दिखा दी मैंने आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक पढ़ा दिया मैंने, उसके क्या काम होते हैं वो आपको दिखा दिया। और फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो वो पढ़ा दी, उसके टूल्स क्या होते हैं वो पढ़ा दी, ठीक है। यही दोस्तों आप टॉपिक और लिख लीजिए, इसी के अंदर है, उसको बोलते हैं मुद्रा। मैंने आपसे वहां पर कहा था कि मुद्रा में पढ़ाऊंगा आपको, तो मुद्रा में M1, M2, M3, M4 क्या होती है वो आपको लिखा देता हूं। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा, वो होगा कैपिटल मार्केट, जहां पर हम शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इसको हम पढ़ने वाले, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनएससी, बीएसई, सेंसेक्स, आपके निफ्टी, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो लिखिए आप मुद्रा, बिल्कुल महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, 5 ईयर प्लान से, ये टॉपिक हमारे आगे रहने वाले इस इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। बजट भी पढ़ाऊंगा इसमें ना, देखिएगा। मैं सोच रहा हूं बजट जो है ना, दोबारा बजट आने वाला है। अभी तो बजट आया था 1 फरवरी को, अंतरिम बजट था, क्योंकि सरकार
इलेक्शन होने वाले थे, अब नई सरकार बन चुकी है तो हो सकता है बजट जो है जल्दी आपका दोबारा बजट आएगा तो फुल बजट आने वाला है, तो वो आपको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए वेट कर रहा हूँ वो आ जाए तो एक साथ पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। लिखिए मेरे साथ मुद्रा मनी, इसके बारे में कुछ बातें पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। मैंने कुछ बातें पहले भी आपको दिखाई मनी के बारे में, इसके बारे में याद कीजिए। मैंने कहा दोस्तों कि मार्शल साहब ने कहा था कि मनी जो होती है इकोनॉमिक जो है उसकी धुरी होती है मुद्रा। मैंने आपसे कहा था कि जो मार्शल साहब है इन्होंने कहा है कि मुद्रा जो है आपकी वो जो अर्थव्यवस्था है इसकी धुरी होती है। मनी इज द एक्सिस ऑफ इकोनॉमी, मैंने आपसे पहले कहा था इसके चारों ओर इकोनॉमी घूमती है उसको बोलते हैं मनी, मुद्रा कहते हैं उसको, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वही दोस्तों मैंने कहा मनी होती क्या है दोस्तों, मुद्रा होती क्या है, इसके अंदर परचेजिंग पावर होती है, जिसके अंदर एक्सचेंज पावर होती है। कोई वस्तु आपको चाहिए, आप मनी दीजिए और वो वस्तु आपकी हो जाएगी, तो वस्तु का विनिमय करने की पावर जिसके अंदर होती है, कोई चीज खरीदने की पावर जिसके अंदर होती है, किसी चीज का वैल्यू जो है वो मनी से निकलता है ना, कि ये माइक कितने रुपए का है, हम ये बोलते हैं इसकी वैल्यू क्या है, कितने रुपए का माइक है, अच्छा माइक है, अच्छी वैल्यू होगी, अच्छा रुपया उसका होगा, ठीक है, ये आप जानते हो, ठीक है। वही दोस्तों मैंने आपसे कहा मुद्रा बहुत सारे टाइप की होती है ना, कोई मुद्रा करेंसी मुद्रा होती है, नोट करेंसी जिसको बोलते हैं, इसमें रुपया जो आपकी जेब में, एक होती है कौन सी क्रेडिट करेंसी होती है, इसको सात मुद्रा कहते हैं, चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया। इसके अलावा एक प्लास्टिक मनी एटीएम होता है, एटीएम है वो प्लास्टिक मनी होता है ना। एक इसके अलावा कौन से आपके क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन होता है, ठीक है। एक इसके अलावा कॉइंस होते हैं आपके, धातु करेंसी होती है, सारी करेंसी के टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है। वही दोस्तों ग्रेसम साहब ने बात कही आपकी बुरी मुद्रा जो आपकी बुरी मुद्रा हमेशा अच्छी मुद्रा जो है उसको चलन से बाहर करती है। देखो आप और मैं दोस्तों इंसान की प्रवृत्ति है कि हम दोस्तों गलत चीज को जल्दी समझते हैं, उसका पालन अच्छे से करते हैं, ठीक है। कोई हमसे कहेगा दोस्तों कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ते हैं, दोस्त कह रहा है हमसे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ते हैं, चल चाय पीने चलते हैं ना, वही दोस्तों याद कीजिए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ते हैं, चल चाय पीने चलते हैं, तो आपको लगता है यार ठीक ही कह रहा है ना, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं, चलिए चाय पीने चलते हैं। चाय पीने पहुंच गए, चाय की थड़ी के ऊपर दोपहर के अंदर, ये दोस्तों मनुष्य है, लड़का है कि दोपहर में चाय पीने की क्षमता रखता है बंदा, ठीक है। पहुंच गया, तो ठंडक मिल रही है उसको चाय से, देख रहा देख रहा है विनोद, चाय पीने पहुंच गया, अब वहां पर बैठा हुआ है, वहां पर बैठकर जाते हुए आते हुए लोगों को देख रहा है, सरकार की बात कर रहा है, बड़ी बड़ी दोस्तों बातें कर रहा है कि अगर नीतीश कुमार जी ने पासा पलट दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मतलब सारी सरकार की बातें वहीं पर चल रही, कैबिनेट चल रही दोस्तों वहां पर ना। इतने में एक दोस्त और आ गया, वो भी वहीं पर बैठ गया, उसने बोला कि भाई साहब बहुत खतरनाक फिल्म आई है, चलो फिल्म देख लेते हैं, वैसे भी कल संडे है तो आराम से पड़ेंगे, आज फिल्म देख आते हैं। आपने कहा यार ठीक कह रहा है, फिल्म देखने चलते हैं दोस्तों ना। आप फिल्म देखने चले गए, शाम को वापस आए तो आपके दोस्त ने बोला कि चल फिल्म देखिए आए, आज रात को ताश खेलेंगे आराम से बैठ के, नहीं फिर कल सुबह होके अपने अपने रूम पे जाएंगे, वहां पढ़ाई करेंगे। चलो ठीक बात है, माइंड फ्रेश करना जरूरी होता है। आप चले गए रूम पर ताश खेल रहे बैठकर, रात को 4 बजे सोए, सुबह 4 बजे सोए, खड़े हुए आप 12 बजे, मतलब संडे भी आपका खराब हो गया, पर आपको इसको करने में बड़ा मजा आएगा। अब वही आपसे मैं कहता हूं ना कि शनिवार का दिन है, चल पूरी रात पढ़ते हैं, आप बोलोगे यार मास्टर क्या ही चाहते हो जिंदगी में हमसे, है ना। तो हमेशा तो बुरी आदत जो होती है पहले लगती है आपको, कोई आपको मैं कहूंगा आप पढ़ाई कर लो, पढ़ लो रे पढ़ लो रे पढ़ लो रे पढ़ लो, आपके पल्ले नहीं पड़े। कोई बोलेगा एक बार रील्स देखने में बड़ा मजा आता है, आपको हाँ भाई गुरुजी बड़ा मजा आता है। तो बुरी आदतें पहले पकड़ते हैं हम लोग, अच्छी आदतें नहीं पकड़ते हम लोग। उसी प्रकार से मार्केट जो उसमें जो बुरी मुद्रा जो होती है आपकी, वो जो अच्छी मुद्रा होती है उसको मार्केट से बाहर कर देती है ना। ब्लैक मनी जो होती है ना, ब्लैक मनी जो होती है वो व्हाइट मनी को मार्केट से बाहर कर देती है। ब्लैक मनी का दोस्तों अपने अलग ही वो है, जैसे वो मार्केट में आएगा तो व्हाइट मनी आपके मार्केट से उठ जाएगी। अगर आपकी जेब में कैश है और एटीएम कार्ड है, कभी जाओगे आप मार्केट से पूछोगे कैश दो या एटीएम कार्ड दो, कैश दे दो, कोई कैश लेने में उसका थोड़ा बहुत पैसा बचेगा टैक्स के रूप में। ये सारी बातें दोस्तों समझ नहीं आपको, तो लिख लीजिए आप, एक पॉइंट लिख लीजिए आप। मार्शल ने कहा कि मुद्रा जो है इकोनॉमी की धुरी है, ठीक है। यही दोस्तों ग्रेशम साहब ने कहा, किसने, ग्रेशम साहब ने कहा है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती। लिख लीजिए आप यहाँ पर, लिख लीजिए। अगर मैं कहूंगा आपसे कि सुबह खड़े होकर क्लास लेना है, आप नहीं लोगे, मैं जानता हूं नहीं लोगे। कोई आपसे बोल देगा कि सुबह खड़े होकर चाय पीने चलेंगे, आप तैयार हो, सिगरेट पीने चलेंगे तैयार हो, तो ये होता ही है ना। लिख लीजिए आप। कभी कभी लाइन पूछता है कि भाई ग्रेशम ने क्या बात की थी, ये बात की ग्रेशम ने आपको नोट, ठीक है। अब दोस्तों मुद्रा जो है ना उसके हमारे पास 3 तरह की मुद्रा है नॉर्मली जिसकी बात करो। एक तो कॉइन्स है आपकी मेरी जेब में, एक रुपया है आपकी मेरी जेब में, एक दोस्तों हमारा पैसा जो बैंक के अंदर है, बैंक में जमा है। मुद्रा किस रूप में, एक तो है रुपया, ठीक है, किस रूप में, करेंसी के रूप में, एक है कॉइन्स सिक्के, और एक है बैंक डिपॉजिट, बैंक में जमा है, बैंक में जमा है, बैंक डिपॉजिट है। ये 3 टाइप की मुद्रा हमारे पास है जो हम यूज करते हैं अधिकतर। या तो आपकी जेब में रुपया होगा, सिक्के होंगे, या आप बैंक से निकाल दोगे, वही तो दोस्तों होता है रुपया हमारे पास में, मुद्रा यही होती है हमारे पास में, ठीक है। इसके दोस्तों अलग अलग नाम दिए गए ना, जो सप्लाई ऑफ मनी है, जो मुद्रा की आपूर्ति है, उसको क्लासिफाई किया हुआ है M0 M1 M2 M3 M4 के अंदर। तो आइए लिखिएगा मेरे साथ में, देखिए सप्लाई ऑफ मनी। जब आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो जैसे सीजीएल है या सीपीओ है, एमटीएस है, उनमें ये सवाल खूब आता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। लिखिएगा सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं इसको। इसमें जो क्लासिफाइड किया है वो किस रूप में किया है, लिखिएगा एम, यहां लिख लीजिए आप, M0 M1 M2 M3 M4, ये 5 रूप में किया हुआ है, ठीक है। अब लिखिए आप लोग M0, कई लोग इसको M0 कहते हैं, जब थोड़े ज्यादा आप पढ़ लिख लेते हो, थोड़ा इंग्लिश हार्ड तो M0 कहते हैं इसको ना। जैसे कुछ लोग ब्रह्मा 2.0 कहते हैं, कुछ लोग ब्रह्मा 2.0 कहते हैं, तो कोई 0 कहता है कोई O कहता है। कहीं दोस्तों मैंने सुना था, क्या बताऊं आपको, मतलब कहीं पर लिखा हुआ था 1704, ठीक है। तो उसको जो बोलने वाले लोग थे 2 टाइप के थे वहां पर, एक बड़े विद्वान जज बैठे हुए थे और एक नॉर्मल थे। नॉर्मल वाले बोला 1704 और जज साहब बोल रहे हैं 1704। मैंने कहा ये O क्यों बोल रहा है इसको, तो अपनी होता है ना, अपनी दिखावा करना, वो होता है O, ब्रह्मा 2.0 कहते हैं यार O, तो मजा आता है O बोलने में। तो ऐसे M0 या M0 कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी,
यही एग्जाम वाला पूछता है आपसे कि हाई पावर मनी कौन सी है, या फिर बोलते हैं इसको रिजर्व मनी, आरक्षित मुद्रा, इसको क्या बोलते हैं आरक्षित मुद्रा। अब देखो इसमें शामिल क्या क्या होता है, इसमें शामिल क्या क्या दोस्तों होता है। देखो जो धन आपकी जेब के अंदर है, जो धन आपकी जेब के अंदर है वो धन शामिल होता है, और एक वो धन जो आरबीआई के पास में जमा है। तो लिखिएगा एम नोट के अंदर जनता के पास धन, जो धन आपकी जेब में जनता के पास धन और आरबीआई के पास जमा धन, जो मनी आपकी जेब में और इसके अलावा जो मनी आरबीआई के पास में जमा है वो होती है एम नोट के अंदर। ठीक है, तो आरबीआई के पास जमा धन, इसके अलावा जनता के पास जमा धन जो होता है वो होता है एम नोट। ठीक है, अब देखिए एम वन, अब देखिए एम वन सबसे महत्वपूर्ण करेंसी यही है। सर्वाधिक तरलता पूछो आपसे इसी करेंसी की होती है। ठीक है, इस लीजिएगा आपके सर्वाधिक तरलता इसी की होती है, सर्वाधिक तरल जिसका हम लोग यूज करते हैं। तरल का मतलब फिर कह रहा हूं परचेजिंग पावर जिसमें होती है, इसका हम यूज करते हैं यही होता है, सर्वाधिक तरल यही होता है। इसको नैरो मनी कहते हैं, सक्रिय मुद्रा कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें शामिल क्या होगा, एक धन जो आपके पास एम, जो आपके पास दोस्तों आपके एक धन जो आपके पास है आपकी जेब में, मेरी जेब में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा जो आरबीआई के पास जमा धन है वो भी इसमें शामिल होगा, मतलब जो एम नोट जो है वो तो इसमें शामिल होने वाला है एम वन में। ठीक है, इसके अलावा जो बैंक के पास जो जमा धन है वो भी इसमें शामिल होने वाला है। ठीक है, जो भी उसके पास में डिमांड डिपॉजिट है आपका, जो मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जब आप डिमांड करो तो आपको वापस मिल जाए। आपका मेरा सेविंग अकाउंट है, तो जब मुझे चाहिए, मुझे पैसा निकालना, मैं जाऊंगा एटीएम में, रुपए डालूंगा, अगर बैंक में अकाउंट में पैसे होंगे तो वो निकल जाएंगे। ठीक है, वही दोस्तों एक होता है फिक्स डिपॉजिट, 5 साल के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो वो पैसा आपको 5 साल बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जब आप डिमांड करोगे तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग मांग जमा। तो जो धन मेरी जेब में या जो धन आरबीआई के पास जमा धन है या फिर जो धन बैंक के अंदर हमारा जमा है, इसके रूप में मांग जमा के रूप में उसको बोलते हैं हम लोग एम वन। इसलिए तो मैंने कहा आपसे सर्वाधिक तरल मुद्रा यही होती है, या तो आपकी जेब में पैसा है या आपके बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ, आप निकाल के लाओगे और चीजें खरीद लोगे, तो परचेजिंग पावर इसी की सबसे अधिक होती है। देखिएगा एम वन क्या होता है, एम वन होता है जनता के पास धन प्लस आरबीआई के पास जमा धन प्लस बैंक में जमा, बैंक में मांग जमा। ठीक है, बैंक के पास मांग जमा, ऐसे लिख दो, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, मतलब लिख लीजिए जब आपको जरूरत हो निकाल सकते हो, जरूरत हो तो चेक से एटीएम से निकाल सकते हो, किसी को फोन पे करना है, किसी को पेटीएम करना है, ये सारे काम इसी में होते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट के अंदर होते हैं। ये सर्वाधिक तरल मुद्रा होती है, आपको नोट करना है एम नोट, एम वन। तो एम नोट आपके हाई पावर मनी हो गई या रिजर्व मनी कहते हैं। ठीक है, एम वन आपके सर्वाधिक तरल होती है, नैरो मनी होती है, संकीर्ण मुद्रा होती है, आपको नोट करना है। ठीक है, अब देखिए एम टू, तो एम वन में जो पैसा आपकी मेरी जेब में वो, जो पैसा आरबीआई के पास में जमा है वो, और इसके साथ में जो पैसा डिमांड डिपॉजिट के रूप में बैंक के पास रखा हुआ है वो धन दोस्तों आपके सामने। ध्यान रखना इस धन को बैंक किसी को भी उधार नहीं देगा। देखिएगा ध्यान रखना, क्योंकि आप कभी भी इसको वापस मांग सकते हो, बैंक इसे उधार नहीं देता है। भाई अगर मैंने एफडी करा दी है तो मतलब मेरा पैसा 5 साल की रुक गया है, मान लो मैंने 5 साल की एफडी कराई तो मेरा पैसा 5 साल की जमा हो चुका है, मैं उसको नहीं लूंगा वापस। तो उस धन का यूज बैंक किसमें करता है, किसी को लोन देने में करेगा, पर इस धन का यूज वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं कभी भी पैसा जो है निकाल सकता हूँ, चाय पीता पीता निकाल लूं, मेरा भरोसा रसगुल्ला, तो मैं पैसा कभी भी निकाल सकता हूँ, इसलिए इस धन का मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, ये मैं अपने पास में रखूंगा, बैंक के पास रखना पड़ता है, लोन नहीं दे सकता। ठीक है, अब देखिए एम टू, जो कुछ एम वन में शामिल है वो तो शामिल हो गया। एम टू में आपके जो एम वन में शामिल है वो तो हो गया, मतलब बैंक के पास में डिमांड डिपॉजिट हो गया, और इसके अलावा जो हमारा जनता है उसके पास जो धन है वो दोस्तों शामिल आपके एम वन में हो गया। इसके दोस्तों अलावा जो पोस्ट ऑफिस जो होते हैं हमारे, वहां दोस्तों जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, जो उसमें जमा जो होता है वो भी इसमें शामिल होगा। तो लिखिएगा एम वन प्लस पोस्ट ऑफिस में बचत जमा, जो भी सेविंग डिपॉजिट हमारी पोस्ट ऑफिस में होगी हम उसको M2 के अंदर काउंट करने वाले। ठीक है, तो M2 M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस में जो भी सेविंग हमारी डिपॉजिट है उसको हम इसमें काउंट करेंगे M1 M2 में। कभी सवाल पूछा आपसे पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट जो आपकी जमा है और जो M1 है उसको जोड़ने में क्या बनेगा, तो M2 बनेगा, नोट करना। ठीक है, अब लिखिए M3, बहुत ही महत्वपूर्ण M3, इसको बोलते हैं ब्रॉड मनी, इसको बोलते हैं हम लोग व्यापक मुद्रा, व्यापक मुद्रा ब्रॉड मनी कहते हैं। देखिए M1 दोस्तों हमारे पास पहले से ही, मतलब कि आपकी मेरी जेब में जो पैसा जमा है वो तो है, जो भी पैसा आपकी मेरी जेब में, इसके अलावा जो पैसा दोस्तों हमारा बैंक के अंदर आपके डिमांड डिपॉजिट रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट आपके वहां पर है, और इसके अलावा जो धन दोस्तों हमने जो है वो टाइम डिपॉजिट कराया हुआ है, मतलब एफडी कराया हुआ है, वो इसमें शामिल होता है। तो M1 में एफडी शामिल नहीं था, मैंने कहा ना M1 में केवल डिमांड डिपॉजिट शामिल है, कि आपको चाहिए पैसा वापस कल ही, अभी चाहिए अभी मिल जाएगा, वो डिमांड डिपॉजिट है। जबकि M3 में M1 तो है, मतलब बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट होता है, आपकी जेब में जो पैसा होता है, इसके अलावा बैंक में जो आपका टाइम डिपॉजिट हुआ पड़ा है, जो आपके जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट हुआ पड़ा है वो भी इसमें शामिल होगा। तो लिखिएगा M1 प्लस बैंक में टाइम डिपॉजिट, ये भी शामिल होगा इसमें, इसको बोलते हैं लोग सावधि जमा, इसे बोलते हैं हम लोग फिक्स डिपॉजिट, एफडी कहते हैं इसको ना, समझ में बात को। M3 में क्या हुआ, M3 को तो व्यापक हो गया। M1 में जो नहीं था वो क्या था कि बैंक में हमारा जो एफडी वो नहीं था M1 के अंदर, तो जो एफडी है बैंक के अंदर जो हमने डिपॉजिट किसी टाइम फिक्स टाइम के लिए कराया हुआ है वो भी इसमें शामिल कर देंगे, तो आपके M3 हो जाएगा। तो आपकी जेब में पैसा, आपका बैंक में डिमांड डिपॉजिट आपका, और इसके अलावा जो टाइम डिपॉजिट होगा आपके वो शामिल दोस्तों इसमें होने वाला है। ठीक है, तो M1 प्लस बैंक में टाइम डिपॉजिट जो होता है, सावधि जमा होता है, इसको फिक्स डिपॉजिट हम लोग कहते हैं, वो मिलकर आपके M3 बनता है, इसलिए इसको ब्रॉड मनी कहते हैं। ठीक है, अब लिखिए M4, देखिए M4 जो है वो M3 प्लस लिखिए ना, M4 में M3 शामिल दोस्तों आपके, M3 तो है, इसके अलावा देखो M3 में और M2 में दोस्तों अंतर क्या है, आप मुझे बताओ कि M3 और M2 में अंतर क्या है, M3 M2 में क्या अंतर है। अच्छा देखो क्या सेम है, देखो M3 और M2 में आपके यहाँ पर भी M1 है, यहाँ पर भी M1 है, तो ये सेम सेम होगा। अंतर किस चीज का, अंतर इस चीज का है कि यहाँ पर बैंक में टाइम डिपॉजिट है, तो हमने M3 को शामिल किया यहाँ पर, तो ये तो अपने आप से यहाँ पर आई है,
अब क्या दोस्तों रह गया, ये रह गया, तो इसको यहां पर लिख दीजिए। तो देखिए पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो है ये आपका M4 हो गया। ये M0, M1, M2, M3, M4 ये 5 मेरा आपके सामने है। इनमें सवाल पूछता ही रहता है। एक सवाल आप लिखो इतने, मैं आपको सवाल दिखाता हूं एक आध। देखो सवाल, इससे अच्छा सवाल नहीं मिलेगा आपको इस टॉपिक का, मैं आपको दिखा रहा हूं। सवाल देखो, बेस्ट सवाल है, एक टॉपिक के ऊपर पूरा सवाल टॉपिक समाप्त हो जाएगा ना। देखिए दिखाओ सवाल। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूं, मुझे भी दिखाओ। देखो सवाल को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विद मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया व्हिच अमंग द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, मतलब कौन सही नहीं है सवाल ये पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 M1 बराबर करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, M2 बराबर M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, M3 बराबर M2 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, M4 बराबर M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, अपना दिमाग लगाओ और उसके बाद में आंसर बताओ क्या इसका आंसर होगा। अगर आपने ढंग से सुना है, आपके पास कॉपी रखी हुई है, आप मैच कीजिएगा। कभी कभी हमें देखो आपने क्या पढ़ा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता, पेपर वाला क्या पूछ रहा है इससे फर्क पड़ता है। तो ये बेस्ट सवाल मैंने सीजन का दिखा दिया आपको, इससे अच्छा सवाल इसमें नहीं पूछने वाला, मतलब इससे बाहर सवाल बचता ही नहीं है। मनी ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी के अंदर कहीं पर आपसे M1 पूछेगा, कहीं M2 पूछेगा, कहीं M3, कहीं M4, उसने चारों के चारों एक नहीं पूछ लिया आपसे। तो आपको इसका आंसर छापना है। क्या दोस्तों इसका आंसर होगा, आप आंसर बताओ, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, तब तक आपको आंसर छापना है, ठीक है। आपको आंसर छापना है, ठीक है। क्या पड़ा ये, थोड़ा तरीका दूसरा करना पड़ेगा। कई लोग सोचते हो गुरु जी आप मास्टर किस चीज के हो ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ज्योग्राफी या मैथमेटिक्स या रीजनिंग है ना, ये रीजनिंग है रसगुल्ला। देखो बड़ा मत समझ, पहले सवाल दिखाओ एक बार भाई, सवाल का आंसर देखिए, दोबारा दिखाओ सवाल एक बार। देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मतलब कौन सा गलत है हमें ये देखना है। देखो M1 बराबर करेंसी, मतलब जो आपकी जेब में पैसा करेंसी हो गया, प्लस डिमांड डिपॉजिट जो बैंक में आपका जमा है वो हो गया, प्लस अदर डिपॉजिट मतलब कि जो आरबीआई के पास जमा है वो हो गया, तो M1 ठीक हो गया। M2 बराबर M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस वाला शामिल हो गया M2 के अंदर, ये भी ठीक हो गया आपका। M3 बराबर M2 प्लस टाइम डिपॉजिट, M2 नहीं है M1 प्लस, देखो फॉर्मूला देखो कहां पर है हमारा। देखो M1 बराबर क्या हो गया, M1 बराबर करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस आपका आरबीआई के पास जमा हो गया, ठीक है, ये M1 हो गया। M2 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट आपका M2 हो गया। M3 देखो M3 बराबर M1 प्लस आपका टाइम डिपॉजिट, तो ऑप्शन नंबर सी में M2 प्लस लिखा हुआ है, गलत आंसर है, M1 प्लस होगा। तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 M4 बराबर M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट जो होता है वो शामिल होगा, ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, चलेगा। आगे देखिए आपका आंसर ठीक आ रहा है। देखो मैंने कहा दोस्तों आपसे कि यह दोस्तों आपके M1 है, क्या है रसगुल्ला, M1 दोस्तों ना। M1 मतलब आपके जो आपकी जेब में पैसा है, जो करेंसी आपके पास है, ठीक है, प्लस कीजिए जो करेंसी दोस्तों आपके पास है वो हो गया आपके आपके करेंसी, ठीक है। इसके बाद डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के अंदर है, ठीक है, प्लस अदर डिपॉजिट जो आरबीआई डिपॉजिट हो गया वो हो गया ना, तो ये शामिल इसके अंदर हो गया, ये सुनो। अगर दोस्तों इस M1 में मैं, अगर दोस्तों इस M1 में मैं क्या करूं, अगर दोस्तों इस M1 में मैं आपके M1 में दोस्तों मैंने आपके जो बैंक में जो हमारा टाइम डिपॉजिट है उसको जोड़ दूं, क्या हो जाएगा, M3 आ जाएगा, ठीक है। तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट जो बैंक के अंदर था ये कर दो तो क्या हो जाएगा, M3 आ जाएगा, ये M3 का बोलोगे। और अगर दोस्तों इस M3 से पूछूं आपसे, सुनो इस M3 में अगर मैं, इस M3 में मैं अगर जो हमारा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है वो जोड़ दूं तो M4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो हमारा M4 आ जाएगा। तो M1 M3 M4, कभी सवाल पूछना आपसे M1 M3 M4 में क्या सही दोस्तों हो सकता है, ठीक है। चार ऑप्शन हो, सोचिए ऐसे ऑप्शन हो, आप सोचिए ऐसे ऑप्शन अगर आगे पेपर में, तो आपकी सिटी पिटी तो गुम हो जाएगी। आपने कितनी भी इकोनॉमिक्स सुना पड़ी हो, ये सवाल है इकोनॉमिक्स प्लस आपके डायग्राम, पेन डायग्राम, रीजनिंग भी छोड़ दिए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ऐसे होता है। आज के बाद आपको याद आएगा कि M1 उसके बाद M3 वाला बोला था, उसके बाद M4 वाला बोला था। तो M1 का मतलब मैंने कहा आपसे जो भी आपकी जेब में पैसा है वो, और जो आपका बैंक में डिमांड डिपॉजिट है वो आपका होता है M1। अगर उसमें मैंने जो बैंक में आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसको जोड़ दिया तो बन गया आपका M3, अगर उसमें मैंने जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है उसको जोड़ दिया तो बन गया आपका M4, ठीक है। यही दोस्तों M1 वापस से यहाँ पर आ गया, ठीक है। और दोस्तों अगर मैंने इसमें जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है हमारा वो जोड़ दिया तो क्या बन गया, M2 बन गया। तो दो डायग्राम मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो डायग्राम बना दिए मैंने आपको समझाने के लिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा नोट करना है, तो नोट कीजिए एक बार।
अरे इकोनॉमिक्स कैसी लग रही है आपको? लग रहा है कि तार खुल रहे हैं दिमाग के। वो गाना है ना कि तार बिजली से पतले हमारे पिया, है ना? तो लग रहा है तार खुल रहे हैं दिमाग के। कई लोगों के तो फ्यूज उड़ गए होंगे ना, तार भिड़ गए होंगे, हाँ, फ्यूज उड़ गया उसका। कोई बात नहीं, 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ना। देखो सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट आपके पास हो, कंटेंट एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी के साथ में हो, और कंटेंट वो हो जो एग्जाम में सवाल निकाल सके। ये सबका मिक्सअप मैं आपको दे रहा हूँ ब्रह्मास्त्र 2.0 में। और बार-बार रिवाइज कराता हूँ आपको, पढ़ाता हूँ बार-बार आपको, जिससे आपके दिमाग में बैठ सके। तो एम नॉट होती है आपकी हाई पावर मनी। क्या होती है? हाई पावर जो मनी है उसको बोलते हैं हम लोग एम नॉट। क्या बोलते हैं? एम नॉट बोलते हैं। हाई पावर मनी को एम नॉट बोलते हैं। इसी को और हम रिजर्व मनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को हम लोग जो है वो रिजर्व मनी भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आप पूछो इसका साबित दोस्त होता है इसमें आपके, जो भी आपके मेरे पास धन है, जो भी जनता के पास धन है, उसके साथ में जो आपके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट है आपका, वो शामिल होकर एम वन बनाएगा। इसको हाई पावर मनी, या इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं आपके रिजर्व मनी कहते हैं। एम वन क्या होता है? जो भी आपके पास करेंसी है, जो भी धन आपके पास में, इसके अलावा जो भी आपका बैंक में डिमांड डिपॉजिट है, जिसको कभी भी आप ले सकते हो बाहर, और जो अदर डिपॉजिट है आपके, उनको मिलने के बाद हम एम वन बनता है, ठीक है? एम टू पूछूं आपसे, एम वन दोस्तों प्लस आपकी जो पोस्ट ऑफिस है उसमें डिपॉजिट है, वो आपका एम टू बनता है, ठीक है? एम थ्री पूछूं आपसे, एम थ्री एम वन के अंदर, जो एम वन अगर उसमें जो हमारा फिक्स डिपॉजिट बैंक के अंदर है, जिसको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, अगर वो हमने शामिल कर दिया तो बन गया हमारा क्या? एम थ्री बन गया ना। और एम फोर पूछूं आपसे, एम फोर के अंदर एम थ्री प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो है वो आपका एम फोर हो गया। ये आपको नोट करना है। ये हमारा आपके मुद्रा वाला टॉपिक पूरा हो गया। तो हमने आपको पूरा की पूरा जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट का जो हमारा मॉनेटरी मार्केट है वो हमने पढ़ लिया। इससे पिछले वाले टॉपिक में हम तो बार-बार आपकी जो महंगाई है उसकी बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि रेपो रेट बढ़ाऊंगा महंगाई कम हो जाएगी। हमने जो फाइनेंशियल मार्केट हमारा उसमें जो मॉनेटरी मार्केट है उसमें हमारे सामने दो वर्ड खूब आए थे। तो मुद्रा तो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक महंगाई वर्ड खूब आया था, बाकी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, एमएसएफआर ये हम पढ़ चुके हैं अलग से। बाकी हमारा महंगाई जो वर्ड है, इन्फ्लेशन जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है वो पढ़ना बाकी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होगा महंगाई, इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं महंगाई, इसी को बोलते हैं हम लोग मुद्रास्फीति। वैसे तो अभी 10 मिनट बची हुई है हमारे पास में, पर पूरा हो नहीं पाएगा 10 मिनट के अंदर। तो कल हम शुरू करेंगे इसको। इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप क्या क्या होते हैं, क्यों होता है इन्फ्लेशन, किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, कोई वक्र है तो वो पढ़ लेंगे यहाँ पर। बाकी जो हमारे कुछ इंडेक्स है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, वो सारे पढ़ेंगे हम यहाँ पर, क्या चेंज उसके अंदर हुआ है वो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम जो शेयर मार्केट की ओर जाएंगे। हमारा शेयर मार्केट में क्या है वो कल पढ़ने वाले, ठीक है? शेयर मार्केट और इन्फ्लेशन जो है कल हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गरीबी, बेरोजगारी और जो हमारी पंचवर्षीय योजना जो है वो पढ़ेंगे। तो गरीबी बेरोजगारी एक दिन का टॉपिक रहने वाला है, और जो 5 ईयर प्लान होगा आपका वो भी एक दिन पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो 5 ईयर प्लान हो गया, एक दिन गरीबी बेरोजगारी हो गया, और कल आपका शेयर मार्केट और इन्फ्लेशन जो है। तो इसके अलावा एक दिन जो आपका बजट रहने वाला है, कैसे पास होता है बजट आपके, और उसके आप खबर लगाएंगे। और एक दिन और आप मान लीजिए इसके अंदर हम जो है हमारा एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, ये सारी बातें हम वहाँ पर करने वाले हैं। पेमेंट आपके जो भुगतान है वो क्या होता है, एलपीजी क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें, हम राजकोषीय घाटा क्या होता है, वो हम सारी बातें करेंगे एक क्लास के अंदर। तो कुल मिलाकर अभी हमारी 5 क्लासेस और होना बाकी मेरे हिसाब से अभी इकोनॉमिक्स के अंदर। और कितनी क्लास हो चुकी है आपकी, एक मिनट रुकिएगा, चेक करता हूँ कि कितनी क्लास आपकी हो चुकी है इस इकोनॉमिक्स के अंदर। हाँ, समितियां पढ़ा दूंगा, विविध में पढ़ा दूंगा, ठीक है? समितियां पढ़ा दूंगा। केंद्र सरकार की कुछ योजना जो पुरानी योजना है, जैसे कि जनधन योजना है, मेक इन इंडिया है और उज्ज्वला योजना है, वो जो पुरानी जो योजना है वो भी आपको लिखा दूंगा, ठीक है? तो अभी तक दोस्तों हम जो पढ़ चुके हैं आपके, उसमें क्लास, एक मिनट रुकिए चेक कर रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र 2.0 खोला मैंने, इकोनॉमिक्स खोला। तो अभी तक हमारी एक क्लास तो हुई है इकोनॉमिक्स का परिचय के अंदर ना, एक हुई है आर्थिक विकास वृद्धि और मानव विकास सूचकांक के अंदर, दो, एक क्लास हमारी राष्ट्रीय आय के अंदर हुई है, तीन, और दो क्लास हमारी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हो चुकी है ना, आज तीसरी चल रही है। तो 6 क्लास हमारी हो चुकी है, 5 क्लास अभी और होंगी आपकी। तो 11 क्लास हमारी इकोनॉमिक्स की थी, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स का जो मुख्य पहलू था, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स की बात करी होता क्या है, और इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स की बात हमने करी। राष्ट्रीय आय की भी बात करी तो वहीं पर हमने मुद्रा की भी बात करी, वहीं पर हमने डिमांड सप्लाई की भी बात करी, वहीं पर हमने मौद्रिक नीति की भी बात करी, वहीं पर हमने बैंक की बात करी, तो वहीं पर हमने शेयर मार्केट की बात करी, जहां हमने आरबीआई की बात करी तो वहीं पर हमने सेबी की भी बात करी है। तो ये सारी संस्थाएं हमने, नाबार्ड में भी आपको जब पढ़ाएंगे ना, आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊंगा तो वहां पर नाबार्ड वहां लिखा दूंगा, ठीक है? चिंता ना करना, वहां आ जाएगा। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स होने वाला है, ठीक है? इकोनॉमिक्स के बाद जो है हम लोग जो है, देखो हम साइंस पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है? मतलब इकोनॉमिक्स आपकी हो जाएगी। आज तारीख कितनी है? 19 है आज। तो बार क्या है? बुधवार है। तो 20-21 क्लास आपकी होने वाली है। एक तो 20, 21 और 22, ये 22 शनिवार को क्लास आपकी लूंगा, ठीक है? मैच तो नहीं ना, मैच नहीं है। ये 3 क्लास आपकी होने वाली, फिर आपकी क्लास 24 और 25। तो 25-26 तक आपकी इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी ना। उसके बाद हम लोग जो है हमारा जो मेन टॉपिक बचेंगे आपके दो हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। अब आप जो कहोगे वो हम शुरू कर देंगे, ठीक है? वैसे मेरा तो मन है कि इसके बाद हम लोग जो आधुनिक इतिहास वो पढ़ेंगे। क्या? तो कोई बात नहीं, जो हम आधुनिक इतिहास है वो पढ़ेंगे। मेरा मन ये है कि आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, इसके बाद में जस्ट आप इसके बाद में जो आधुनिक इतिहास वो पढ़ेंगे, और फिर जो है हमारा जो वर्ल्ड मैप है ये पढ़ेंगे। फिर वापस में इस बार आपको जो है पहले एंसेंट हिस्ट्री जो है वो पढ़ाऊंगा। एंसेंट प्लस मिडाइवल जो हिस्ट्री है, तो मिडाइवल वही पढ़ाऊंगा जो हमारे काम का है ना, क्योंकि मिडाइवल सवाल वही बनते हैं बुक्स के नाम है, या फिर जो दिल्ली आपके सल्तनत जो है वही सवाल बनते हैं, या फिर जो अकबर बाबर ये तो है ही है, तो वही पढ़ाऊंगा जो आपके काम का है, ठीक है? एंसेंट में सबसे अधिक मॉडर्न ही पढ़ाऊंगा क्योंकि सबसे अधिक वही आती है। फिर एंसेंट पढ़ाऊंगा नंबर 2 पे, फिर मिडाइवल पढ़ाऊंगा, और फिर हम इसके बाद में जो हमारा इंडिया ज्योग्राफी जो है वो पढ़ लेंगे। तो इस बार जो इंडिया ज्योग्राफी हमारा होगा, एनवायरमेंट इस वर्ल्ड मैप में पढ़ेंगे ना, एनवायरमेंट जो है इसी में पढ़ लेंगे। तो इस बार जो हम अंत करेंगे टॉपिक हमारा सब्जेक्ट वो इंडियन ज्योग्राफी पे करने वाले, ठीक है? ये एंसेंट मिडाइवल मैं आपको पहले पढ़ा दूंगा, जैसे पिछले जो ब्रह्मास्त्र बैच के बच्चे अगर उनका मिडाइवल थोड़ा बहुत रहा भी है तो वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। एंसेंट तो मैंने पढ़ाई दिया था, मिडाइवल थोड़ा बहुत रह गया था, मैंने एक क्लास दी थी 5 घंटे की मिडाइवल की, मुझे याद है ना। तो यहाँ पर हम इसको 8-10 घंटे देकर पूरा कर देंगे इसको मिडाइवल को। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है? तो अभी हमारे पास जुलाई है, ठीक है? अभी हमारे पास जुलाई पूरा बचा हुआ है, और इसके अलावा जो अगस्त है हम इसमें भी आपकी क्लास लेंगे, ठीक है?
तो जुलाई और अगस्त, मतलब अगस्त में पूरा नहीं होगा, 15 अगस्त के आसपास ही होगा बस, मैक्सिमम 15 अगस्त जाने वाला है। तो यहाँ पर आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ये हमारी ओर से सूचना है आपके लिए। बाकी कुछ और बातें हो तो बताइएगा। देखो, ना तो मेरा मन भरेगा आपको पढ़ाने से, ना आपका भरेगा मुझसे पढ़ने से। पर क्या करें, सीमा है, कोई चीज़ शुरू करेंगे तो उसका अंत भी करना पड़ता है, वरना चलता ही रहता है। मतलब अगर आप चाहो तो मैं आपको इकोनॉमिक्स भी 2-4 महीने पढ़ा दूँ, बहुत कुछ पढ़ाने को होता है इकोनॉमिक्स में, बहुत कुछ पढ़ाने को हिस्ट्री में होता है, पॉलिटी में होता है, ज्योग्राफी में होता है, पर कहीं तो हमें उसको भागना पड़ेगा सीमाओं के अंदर, क्योंकि आपके भी एग्जाम्स होते हैं, मुझे भी आगे बहुत सारे बैच को पढ़ाना है। पर ब्रह्मास्त्र बैच जो दिया है मैंने, ब्रह्मास्त्र 2.0, मतलब 2 बैच मैंने पढ़ा दिए जीके जीएस के, और कुछ लोग बोलते थे कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मैंने पहला भी पढ़ाया और दूसरा भी चल रहा है, और आज तक मुझे ब्रह्मास्त्र बैच का, ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच का एक भी बच्चा नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो कि सर मैंने अपना पैसा वेस्ट कर दिया आपसे पढ़ करके। एक सिंगल बच्चा मुझे आज तक नहीं मिला है। मैंने लगभग 10 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ाया दोनों बैच में, पर सिंगल बच्चा आज तक नहीं मिला जिसने कह दिया हो गुरुजी आपका कोर्स दिया था ब्रह्मास्त्र 2.0 तिरंगा, पैसा बर्बाद हो गया मेरा। सिंगल बच्चा नहीं मिला है। बस यही कमाया है इतनी मेहनत के साथ में। बाकी ध्यान रखना अपना, जो आपका हाफ ईयरली जो बुक है ना, वो 1 जुलाई को इस बार आ जाएगी। वो बुक आप ले लीजिएगा, मतलब पूरा 6 महीने का करंट आपको एक बुक में मिलने वाला है। कुछ बातें और मिलेंगी एक्स्ट्रा उसके अंदर आपको, जिससे करंट भी आपका अपडेट हो जाएगा। 1 जुलाई से मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, थैंक यू।